ओके नाउ अभी यहाँ पर आप देखें कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्कल के वेरियस फीचर्स आपको बताया, जिसमें मैंने आपको सुपीरियर व्यू के साथ साथ हमने इंटीरियर फीचर्स किए, उसके लैंडमार्क्स मैंने आपको बताए। फिर उसके बाद हमने इसको सुपीरियर व्यू से देखा, वेरियस लैंडमार्क्स वहाँ पे डिस्कस किए। फिर हमने इसको पोस्टीरियर व्यू को देखा, बताया ये आपको कि आपका हेड जो है वो कहाँ आके ख़त्म होता है और कहाँ से आपका नेक स्टार्ट होता है। और अगर आप यहाँ पर आप देखें ना, अगर आपको नेक और हेड की अगर कन्फिग्रेशन समझें तो आपका नेक स्टार्ट होगा वहाँ से जहाँ से आपने थोरेक्स किया हुआ है, यानी थोरेसिक इनलेट या अपर थोरेसिक अपर्चर, सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर। लेकिन वो कंप्लीटली बात ट्रू नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया वो कन्फिग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पूरे नेक को आके नीचे बिठाते हो, किस पे? थोरेक्स पे। अंडरस्टैंड? अगर आप थोरेक्स पे बिठाएंगे तो थोरेक्स से उठाएंगे भी यहीं से एक तरह से, तो आपका बेस जो होगा, जिसको हम रूट ऑफ नेक कहते हैं, तो रूट ऑफ नेक शुड बी योर सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर। यानी इसका मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर बनाऊँ, ऊपर से सुपीरियर व्यू दिखाऊँ, तो यहाँ ये होगा आपका मैन्यूबरम स्टर्ना है, सुपीरियर पार्ट ऑफ मैन्यूबरम स्टर्ना, जहाँ पर होती है सुप्रास्टर्नल नॉच। और उसके साथ बैक में होगा हमारा T1 वर्टिब्रा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट रिब, ये है फर्स्ट रिब, और पीछे जाके लग जाएगा। तो ये जो पूरा आपने सर्कल बनाया, ये है सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, और इसी से आप इंटर हो जाते हैं इनटू द मीडियास्टिनम और थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ से आप अंदर इंटर हो जाते हैं। लेकिन तो इस लिहाज से देखा जाए तो जहाँ पर ये आपकी थोरेसिक इनलेट है, यहीं से आपका नेक स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। मसला ये है कि हमारे साथ इस पोर्शन के साथ अटैच्ड है शोल्डर गर्डल भी, और शोल्डर गर्डल के साथ हमारी कनेक्टेड हैं दो अपर लिम्स भी, और उनका नेक के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका मकसद ये हो गया कि यहाँ ये बात तो है, लेकिन ये हमें पता है कि बिहाइंड दी थोरेसिक केज मीन्स बिहाइंड द रिब्स वी हैव गॉट अनदर स्ट्रक्चर, दैट इज द स्केपुला। यहाँ स्केपुला है, चलो फर्स्ट रिब के पीछे ना सही, नीचे सही, लेकिन यहाँ स्केपुला। और इस स्केपुला को फिर हम कनेक्ट करते हैं विद द मैन्यूबरम स्टर्नाई बाय मींस ऑफ क्लेविकल्स। स्केपुला क्लेविकल के साथ कनेक्टेड है। स्केपुला को क्लेविकल के थ्रू मिड लाइन से कनेक्ट करने की क्यों जरूरत पड़ गई? इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि स्केपुला के ऊपर टिका है हमारा अपर लिम्ब, और अपर लिम्ब अगर हमारा एक तरह से कनेक्टेड है विद स्केपुला, तो स्केपुला को मिड लाइन से कनेक्ट करना है। फिर मिड लाइन से कनेक्ट आपने सेक्रम के साथ दो हिप बोन्स किए थे ना, तो आप अपने दोनों स्केपुला को भी आपने वर्टिब्रल कॉलम के साथ कर देना, फिर तो थोड़े से वर्टिब्रा का कुछ पोर्शन फिर सेक्रम जैसा हो जाएगा। ऐसा अगर कर भी लेते आप तो दो स्केपुला जैसे दो हिप बोन्स थ्रू प्यूबिस जुड़े हुए थे, फिर आपको दो स्केपुला को आगे से खुद भी जोड़ना पड़ता, तो गडल बनती ना। ये हो नहीं सकता था, इसलिए नेचर ने यहाँ पे दो ब्लेड लगा दिए, शोल्डर ब्लेड, जिनका नाम पड़ गया स्केपुला। और स्केपुला को किसी के साथ ज्वाइंट फिलहाल तो नहीं बनाया, ऐसे आप रख दें तो नीचे जाके गिरेंगे। कुछ मसल्स के साथ जोड़ के रखा है आपने, वर्टिब्रोस्केपुलर मसल्स जैसे मिड लाइन में, जैसे रम्बॉइड्स वगैरह ये आपने देखे थे। और उसके बाद इसके ग्लिनॉइड कैविटी के साथ दो लिम्स डाल दिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि दो स्केपुला के साथ आप दो स्केपुला यहाँ रख दो और दो लोअर अपर लिम्स इसके साथ अटैच करके छोड़ दो और फिर मसल्स के साथ जोड़ के रखो। इसको मिड लाइन के साथ ज्वाइंट के साथ मिलाना था। फिर उसकी वजह से हमने नेचर ने अपने रूल को ब्रेक किया और एक लॉन्ग बोन को लेके आया और उसको हॉरिजॉन्टली बना दिया। वरना लॉन्ग बोन्स आपको पता है वर्टिकल होते हैं, लॉन्ग बोन्स उम्मन वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल पोजीशन में आप देखें वर्टिकल होते हैं उम्मन, सवाए आपके फुट वगैरह के बोन। तो यहाँ पर हमने एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल बोन बनाया, नाम उसका कॉलर बोन, नाम उसका क्लेविकल। क्लेविकल का एक साइड लगाया स्केपुला के साथ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और दूसरा लगाया मैन्यूबरम स्टर्नाई के साथ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये एक चीज बन गई। अब ये जो बन गई है तो ये ज़ाहिर है फर्स्ट रिब के आगे से गुजर गया है और यहाँ एक गैप आ गया, और ये वो गैप है जिस गैप से तुम अगर यहाँ से आप अपना हैंड पास करके अंदर जाएं तो यू विल गो इनटू द एक्सिला। और आप खुद कहाँ बैठे हुए हैं? आप बैठे हुए हैं एट द रूट ऑफ द नेक। इसका मकसद है कि रूट ऑफ द नेक सिर्फ ये नहीं है, ये दोनों भी हैं। यानी आपका नेक यहां नहीं रुकेगा, आपका नेक ऐसे जाएगा। इसका मकसद है कि आपका नेक का जो रूट है वो टिका है तीन कैनाल्स के ऊपर। एक वो सेंट्रल कैनाल, सीधा बोलो सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, और दो वो लेटरल कैनाल्स जिनका नाम था सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल्स, जिनका दूसरा नाम है अपाइसेस ऑफ एक्सिली। वो एक्सिला के अपाइसेस हैं। ये रूट ऑफ नेक है। इससे क्या जाहिर हुआ? इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन से ये जाहिर हुआ कि कोई चीज, अब देखिए कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है।
आने जाने के रास्ते कैसे बने हैं, ये यहां ये हो सकता है कि कोई चीज मीडियास्टिनम से आए, यानी थोड़े से कैविटी से आए, थोड़े से अपर्चर में दाखिल हो, सुपीरियर थोड़े से अपर्चर में, तो आएगी तो रूट ऑफ नेक में। अब अगर वो चाहे तो सीधा रूट ऑफ नेक में स्ट्रेट अवे जा सकती है, स्ट्रेट जा सकती है, जैसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जैसे किसी को देखा ही नहीं, सीधा ऊपर। उसी के साथ एक और कंपनी आ रही है जिसका नाम सबक्लेविन है, आई तो वो भी रूट ऑफ नेक में है उसके साथ, लेकिन उसका मूड सीधा जाने का नहीं है, उसका डायरेक्शन ये है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। तो इसका मकसद है कि वो डोम बनाती हुई और द फर्स्ट रिब जाएगी, और आपको पता है फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर से जैसे ही क्रॉस किया तो नाम बदल गया उसका, एक्सिलरी आर्टरी। माने इसका मकसद एक्सिलरी आर्टरी कहां एंटर हुई है, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल में। कहां से? रूट ऑफ नेक से। रूट ऑफ नेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रूट ऑफ नेक से इस तरीके से यहां पर एंटर होगी। तो एक रास्ता तो ये है, इसका मकसद है कि आप थोरेसिक कैविटी से बैठ के दो जगहों पे जा सकते हैं, या तो थ्रू नेक चले जाएं, या आप नेक में आए जरूर लेकिन उसके बाद आप अपर लिम्ब में चले जाएं थ्रू सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, या तो ऐसे हो सकता है। तो आपका बिगिनिंग ओरिजिनल पॉइंट क्या था? थोरेसिक कैविटी, और आगे से डेस्टिनेशंस क्या थी? दो। अब देखें आप खुद अगर रूट ऑफ नेक में बैठे हुए हैं, यार नेक में बैठे हुए हैं, ओरिजिन आपकी नेक है, अब डेस्टिनेशन है दो। एक, या तो आप सीधा चले जाएं नीचे डायरेक्टली, जैसे थोरेसिक कैविटी में, और बहुत सारे स्ट्रक्चर जाएंगे, जैसे वेगस नर्व गई थी, जैसे आपका ट्रैकिया गया है, जैसे बहुत सारे नेक में से चीजें जाती हैं थोरेसिक अपर्चर के थ्रू। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं जो थोरेसिक अपर्चर में नहीं जाना, मुझे सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल में जाना है, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ आप, सीधा न जाओ, थोड़ा टेढ़ा हो जाओ। सीधी गई थी ना आपकी फ्रेनिक नर्व, तो चली गई थी, टेढ़ा कर दो फ्रेनिक के बाद के स्ट्रक्चर्स को, जैसे T5, T6, T7 वगैरह वगैरह, उसके ट्रंक्स वगैरह, इनको थोड़ा टेढ़ा करो। अगर ये सीधा नहीं गए, ऐसे गए तो ऐसे गए, तो ये हमारे पास कैनाल है ना, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक्स, और ट्रंक्स यहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद बिहाइंड द क्लेविकल जाएंगे तो वहां उनकी डिवीजन बन जाएंगी, और उसके बाद आगे से तो उसका कोर्स पता है आपको, एक्जिला में है, वो है ब्रेकियल प्लेक्सस के अगले से बिलो द क्लेविकल, यानी कौन? कॉर्ड्स और उसकी ब्रांचेस। इसका मकसद ये है कि डिवीजन इज बिहाइंड द क्लेविकल एंड ट्रंक्स एंड रूट्स विल बी अबव द क्लेविकल इन द रूट ऑफ द नेक, वो आपके रूट ऑफ नेक में आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स यहां पे आपको ये तरीका मिलेगा। तो नेक से जहां पहुंचे, अब देखें, अब आपकी ओरिजिनल पॉइंट कहां आ गई? सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल में जब आप आ गए तो आपकी डेस्टिनेशंस फिर दो हो सकती हैं। एक, या तो आप नेक में ही कंटिन्यू करें, दूसरा नेक में कंटिन्यू न करते हुए टर्न ले लें आप और आ जाएं आप अपने थोरेसिक कैविटी में, जैसे सबक्लेविन वेन जो होती थी एक्सिलरी वेन, और टर्न करके यहां पर आ गई। तो ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीन यहां पर जोन्स यहां पर मौजूद हैं। एक सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल का मुंह है, यानी ये है अपेक्स ऑफ एक्सिला, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं, और दूसरी आपकी सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, और एक है आपका रूट ऑफ नेक। ये रूट ऑफ नेक यहां पर सुपीरियर रूट ऑफ नेक, इंफीरियर दो डेस्टिनेशंस। ये सिर्फ रूट ऑफ नेक जो है वो सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर पर टिका नहीं है, ये दो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल्स भी इसी के रेंज में आते हैं, इनको मिला के हम कहते हैं रूट ऑफ नेक। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इससे आएंगे जाएंगे, ये हम देखेंगे यहाँ पर आगे चल के। तो ये भी आपको इस वजह से यहाँ पर, क्योंकि सुबह को मेरे जहन में आ गया था, तो मैंने सुबह को यहाँ बताया, तो मुझे यहाँ अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर उस दिन ये शायद नहीं बताया आपको। अब देखिए यहाँ पर कि मैंने बताया आपको कि ये है लेटरल व्यू। इस लेटरल व्यू से आप देखें कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें तो वही होंगी जो फ्रंट से आई हैं बैक में, जो फ्रंट में भी आपको नजर आई थी, जैसे जाइगोमेटिक है। अब जाइगोमेटिक यहाँ इस जगह पर है, तो ये जाइगोमेटिक का ये था बॉडी ऑफ जाइगोमेटिक, ये आगे जो था इसका मैक्सिलरी प्रोसेस था, ये ऊपर गया था जो फ्रंटल के साथ ज्वाइन हुआ है, दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन, और थोड़ा सा पीछे गया, ज्यादा तो नहीं जा पाया, यहां पे सुचर आ गया, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि ये ज्यादा नहीं गया है। ये है इसका टेम्पल की तरफ जाने वाला, टेम्पोरल बोन के साथ सुचर बनाने वाला ये प्रोसेस, इसका नाम है टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। जिस तरफ गया वैसा वैसा नाम ये यहां पर है। ये ज्यादा नहीं जा पाया, यूं समझ लो कि एक आर्च बनेगी, लेकिन उसमें इसका कंट्रीब्यूशन मुश्किल से कोई 10-15% होगा, क्योंकि बाकी कंट्रीब्यूशन इस ग्रीन बोन का है। आप इसलिए इसके कलर्स डिफरेंट रखे हैं इसने। और यहां से जैसे आप लेटरल साइड देखोगे ना, ये तो इस लेटरल साइड में एक बहुत बड़ा जबरदस्त एक बोन आपको मिलेगा, जिसके खुद बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं। यूं समझ लो कि एक बोन में 5 बोन्स हैं, यूं समझ लो। सुचर नहीं है इसलिए बोन सेम है, और कहीं कहीं तो सुचर भी है, यानी कुछ बोन्स मिल गए होंगे, इन लोगों ने कहा होगा चलो इसको भी टेम्पोररी नाम दे देते हैं, सुचर हैं। इसका मकसद है कि बोन अलग अलग होगा, लेकिन इन लोगों ने अलग अलग नाम नहीं दिए, ये रियायत की आपके साथ। लेकिन ये है कि वो बोन है टेम्पोरल, लेकिन उसके अलग जोन से, तो सुचर हैं कहीं ना कहीं। तो यहां पर हम देखेंगे, और 1-2 सुचर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहां से ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये बोन है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है।
आप उमूमन कोशिश करें जो भी बोन आप यहाँ पे देख रहे हो वो उमूमन अपनी बॉडी पे फील किया करो। ये सिर्फ इस बोन के लिए नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल भी एनाटॉमी जितनी है, क्योंकि टॉमी आप कर नहीं रहे हैं, कट नहीं रहे हैं, आप डिसेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम सरफेस मार्किंग तो करें, पता तो हो, जब पेशेंट पे जाएं तो हमें पता हो ये बोन, ये फलां, ये चीज़ें। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो ये हमारा है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल बोन। और ये जो टेम्पोरल बोन है लेटरल साइड से तो बड़ा हिस्सा तो ये बना रहा है। अब ये बड़ा हिस्सा सिर्फ यही नहीं बना रहा, उसके साथ साथ बहुत सारे जो बोन्स तुमने फ्रंट में देखे थे वो भी आए हैं यहाँ पर। जो लेटरल साइड यहाँ आई है, ये देखें आप, यहाँ ज़ाइगोमेटिक बोन का टेम्पोरल प्रोसेस आया है टुवर्ड्स द टेम्पोरल बोन। जैसे ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये था हमारा टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन। तो इतना बड़ा प्रोसेस ये भी तो जा रहा है ना, जो ऑलमोस्ट को 80% से ज्यादा ये पूरी आर्च बनाएगा जो आप फील कर सकते हो, इसको कहते हैं ज़ाइगोमेटिक आर्च। और ये पूरी आर्च यहाँ पर आती है जिसमें ऑलमोस्ट यूँ समझ लो 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दरअसल टेम्पोरल बोन की है। और ये जब आप यहाँ पे देखते हो उसके बाद ये एक देखेंगे पूरा एक थिन सा बोन है, स्केल टाइप, स्क्वामस टाइप, जैसे है ना, जैसे फिश स्केल होता है, स्क्वामस बोन, स्क्वामस एपिथेलियम ऐसे ही होते हैं। ये कट में आप ये उमूमन जो आप दिखाते हैं ना ऐसे, ये ऐसे, ये कट सेक्शन होता है। ये इस तरीके से आप जो उमूमन कट सेक्शन दिखाते हो स्क्वामस है, ये ऐसे होता है, वरना होता ऐसे है, ये कट ऐसे होता है। यानी आपका स्क्वामस एपिथेलियम इज लाइक दिस, स्केल लाइक होता है ऐसे। और ये यहाँ पर ये आप ऐसे काटते हैं ना तो ये ऐसे आता है, ट्रांसवर्स सेक्शन में ऐसे आते हैं, वरना होता है ऐसे, ये जैसे ये है। तो इसको लिए इसका नाम भी पड़ गया है स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ये इसको मैं दिखाता हूं आपको स्कल पे, ये यहाँ पे देखिए। और उसके बाद ये प्रोसेस आ गया जो ज़ाइगोमेटिक बोन की तरफ बढ़ा है और ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ फ्यूज होकर उसने आर्च बना लिए। ये है यहाँ पर zygomatic process of the temporal bone that joins with the temporal process of the zygomatic bone to form here and complete the arch। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये आर्च अगर आप फॉलो करेंगे ना तो उसका जो रूट ऑफ आर्च है, ये रूट जो है इसका, ये जड़ है इसकी, यहाँ से ये आपके आरिकल के आगे आता है। ये जो आरिकल है, और आरिकल में आप देखें ये आरिकल है, और आरिकल के आगे ये वाला जो साथ देख रहे हैं ना, इसको ट्रेगस कहते हैं, इसका आदि ट्रेगस, ये ट्रेगस है। और ट्रेगस के बाद देखें ये नॉच होती है, दिस इज द नॉच, ये नॉच है। और नॉच के बाद ये ट्रेगस के बिल्कुल ऑपोजिट में ये होता है, ये बल्ज जो आप इसको हम कहते हैं एंटी ट्रेगस। इसका आदि ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, और बीच में होती है इंटरट्रेजिक नॉच, दो ट्रेगाए के बीच में एक नॉच। और जो ये ट्रेगस है, ट्रेगस के आगे यहां से ये रूट शुरू हो जाती है आपकी ज़ाइगोमेटिक आर्च की, जो ज़ाइगोमा तक आगे आएगी यहाँ। तो यहां से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जगह से, जिस जगह से मैंने बताया, इस जगह से ये जो आपका रूट है, ये देखिए ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीडियस, इस जगह पे लगा होगा आपका आरिकल। हाँ, नहीं बैक से नहीं, आगे से। बैक से तो आपको मिलेगा यहां से ये वाला प्रोसेस, ये मेस्ट्रॉयड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। एक और चीज, ये है स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये जो आप यहां पे देख रहे हो, जिसको मैं इस वक्त मार्क कर रहा हूं, ये यहां से आ गया ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। और ये जो यहां आ गया ना, ये है मेस्ट्रॉयड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। तो तीन तो बाहर से ही आपको यहां नजर आ रहे हैं। और उसके बाद ये जो नजर आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीडियस। यहां से स्टार्ट हो गया कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, बोनी वाला पोर्शन, और इसके साथ जुड़ जाएगा क्या, इसके साथ ये कार्टिलेजिनस पोर्शन ऐसे ऐसे जुड़ेगा, समझे? इसमें इस तरीके से यहां पे जुड़ेगा। इसमें 1/3 कार्टिलेजिनस होगा, 2/3 ये होगा, जो दोनों मिल जाएंगे तो ऑडिटरी मीडियस बन जाएगा। और इसकी एंड पर ईयर ड्रम लगा होगा, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका मकसद है कि आरिकल खुद एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीडियस या ऑडिटरी ट्यूब चले, और उसके बाद जिसकी एंड हो जाएगी किससे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे। तो इन तीनों को मिला के हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, समझ गए? तो इस वक्त यहां पर ये नजर आ रहा है। और जब आप आरिकल पे हाथ लगा के ऐसे करेंगे, ये इलास्टिक कार्टिलेज, ये पूरा आरिकल बेसिकली डेवलपमेंटली 6 चीजों से बना है, 6 मुख्तलिफ एलिमेंट से बना है। स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, देन वी हैव गॉट मेस्ट्रॉयड प्रोसेस, और इसमें एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीडियस। ये अभी टेम्पोरल बोन जारी है, अभी बहुत सारी और चीजें हैं टेम्पोरल बोन में। ये आप पूरा जो यहाँ पे देखेंगे, देखिए मेस्ट्रॉयड प्रोसेस आप फील कर सकते हो आरिकल के पीछे से, जिसका जो मेस्ट्रॉयड प्रोसेस, ये मेस्ट्रॉयड प्रोसेस इतना टफ नहीं है जितना नजर आ रहा है आपको। ये अंदर पोरस है, और इस पोरस को हम कहते हैं यहाँ पे मेस्ट्रॉयड एंट्रम। ये बाय बर्थ बच्चों में, इन्फेंट में अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता, ये फिलहाल ऐसे थोड़ा सा इतना वेल डेवलप नहीं होता। इसके अंदर आप अगर देखेंगे ना, तो ये इसके अंदर जब आप इसको खोल के देखोगे ना, तो इसमें अंदर ऐसे 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 पोरस इस तरीके से,
इसको मेस्टोइड एंट्रम कहते हैं, ईयर के पीछे रखा है ताकि ईयर के अंदर अगर ज्यादा एक्स्ट्रा एयर आ जाए तो वो लीक होके इसके अंदर चली जाए और इसके अंदर से फिर वो ब्लड में चली जाए। हम सब ब्लड में एयर, ये तो फिर एम्बुलेंस बन जाएगा। एम्बुलेंस ब्लड के अंदर थोड़ा सा बनेगा, कोई मसला नहीं है। हम लोग डरते हैं ना उमन के, यार एयर ना चली जाए ब्लड के अंदर। आपको पता है कि क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑन द पेशेंट ऑफ एयर एम्बुलेंस जाहिर कब होते हैं, कितनी एयर जाए उसके अंदर के जाहिर होंगे। वरना देखें ना ड्रिप में नए डॉक्टर कितना घबराते, नहीं ये 2 ड्रॉप, ये 2 छोटे से बबल जा रहे हैं एयर के, ये पेशेंट को कुछ हो ना जाए, एयर एम्बुलेंस ना आ जाए। 100 ml एयर अगर आपके ब्लड में चली गई एट अ टाइम तो देन यू विल हैव क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑन दिस। 100 ml कौन डालेगा? 10 ml की इंजेक्शन 10 दफा डाल दें जब आप, तब जाके पेशेंट से जान छूटेगी आपकी, मकसद तब जाके वो एक्सपायर हो गया। यानी यूं समझ ले कि 100 ml, तो इसका मकसद ये है कि यहां से जो एक्स्ट्रा एयर आएगी वो जाहिर एयर के साथ कनेक्टेड है जाहिर है, तो ये एयर जब आएगी तो वो एयर इसके अंदर चली जाएगी और वो ब्लड में चली जाती है और ब्लड में आस्ते आस्ते वो डिजॉल्व हो जाती है। आपको पता है गैसेस, ब्लड में गैसेस जो हैं वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो लिक्विड बन जाती है, वो लिक्विड के ब्लड के सॉल्यूशन में वो डिजॉल्व हो जाती हैं, डिजॉल्व गैसेस होती है। वरना आपके ब्लड में क्या ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, पर वो बबल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एक प्रेशर है जो हमारा, वो अनप्रेशराइज जगहों पर आप जाएंगे तो यकीनन वो यही ऑक्सीजन, यही कार्बन डाइऑक्साइड, यही नाइट्रोजन विल फॉर्म इन बबल्स और एयर एम्बोला हो जाएंगे, जिसको हम कैसेंस डिजीज कहते हैं। तो जहाँ पर जैसे स्कूबा डाइवर्स आप देख रहे हैं, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो नीचे जो जाते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, डिजॉल्व होता है, और एकदम से अगर अनप्रेशराइज हो जाएंगे ना, एकदम से जो प्रेशर लोअरिंग हो जाएगी तो एकदम से वो बबल्स आ जाते हैं उसके अंदर, अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ पर जिसको बैंड्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपका एक्सटर्नल कास्टिक मीएटस है, इसको थोड़ा मैं और आपको दिखाता हूँ। लेकिन जैसे आप बेसाफिस्कल पे जाएंगे तो टेम्पोरल बोन जारी रहेगा, और टेम्पोरल बोन जब जारी रहेगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस उससे बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, जो टेम्पोरल बोन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये इसको हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन है, ये एक्सटर्नल कास्टिक मीएटस ऑफ टेम्पोरल बोन पोर्शन, ये स्क्वामस पोर्शन है, ये मेस्टोइड प्रोसेस है, ये ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, ये साइड से आपका स्क्वामस बोन, ये आपका टेम्पोरल बोन। अब जैसे मैं बेसाफिस्कल पे जाऊंगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कुछ यूं समझ ले ऐसे। अब देखिए ग्रीन कलर में नीचे भी लेके आया हूं, देखिए ये नीचे सेम टेम्पोरल बोन, बेसाफिस्कल आ गया है। अब बेसाफिस्कल आ गया है तो ये ठीक है, थोड़ा सा ये नजर आ रहा है आपको, ये साइड वाला वो एक्सटर्नल कास्टिक मीएटस, और ये नजर आ रही है आपको ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, जिसने ज़ाइगोमेटिक आर्च बनाई है, और इतने दूर होता है कि ये गैप आ जाता है, यहां पर हाथ डाल सकते हैं आप, जिसको जो कम्युनिकेट करती है टेम्पोरल फोसा को इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से। ये वाली एरिया इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है, समझ गए? ये यहां पर हम देख लें। अब जैसे आप यहां पर आओगे तो ये देखिए टेम्पोरल बोन जो है ना हमारा, यहां पर आपको एक फोसा फील होगा यहां पर, ये मैं आपको दिखाता हूं। इस फोसा को, ये वो फोसा है जिसको हम यहां पे कहते हैं द मैंडिबुलर फोसा। इसी में हेड ऑफ द मैंडिबल फिट हो जाता है, तो इधर बन जाता है आपका एक साइनोवियल जॉइंट जिसका नाम होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जिसको प्यार से कहते हैं टीएमजे। लेकिन टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एनाटॉमिकली आप एक साइड से पढ़ते हैं, लेकिन काम एक साइड वाला ने कभी नहीं करता, काम दोनों एक साथ करते हैं, इसलिए वो फंक्शनली कहलाता है टेम्पोरो क्रेनियल जॉइंट रादर देन टेम्पोरो मैंडिबुलर। पढ़ते हैं हम टेम्पोरो मैंडिबुलर क्योंकि हम एक साइड पढ़ते हैं, दूसरी साइड तो पढ़ते नहीं है, लेकिन कभी भी एक साइड काम नहीं करती। जब आप जाल ऐसे गिराते हैं तो दोनों साथ काम करते हैं, इसलिए फंक्शनली इट विल बी कॉल्ड एज टेम्पोरो क्रेनियल जॉइंट रादर देन टेम्पोरो मैंडिबुलर, अंडरस्टैंड। लेकिन हम पढ़ते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर, एनाटॉमिकली इसको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो ये मैंडिबुलर फोसा है जो आप यहां पे देख सकते हो। लेकिन उसके बाद ये देखिए, ये बोन बड़ा इंपॉर्टेंट बोन है, ये यहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं क्रेनियल कैविटी में दिखाऊंगा जहां इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो बोन है इस वक्त जो देख रहे हैं, ये पत्थर की तरह सख्त है, और इसको इतना स्टोन लाइक हार्ड बनाया है नेचर ने। ये नीचे से नजर आ रहा है आपको, ये क्रेनियल कैविटी में उभरा होगा पहाड़ की तरह, ये नीचे से सिर्फ आपको ऐसे नजर आ रहा है इंफीरियर सरफेस, वरना इसका ज्यादा प्रोजेक्शन क्रेनियल कैविटी की तरफ है। क्योंकि ये जितने भी स्ट्रक्चर ये देख रहे हो, ये सारे ये कुछ ना कुछ मार्क अंदर भी तो बनाते होंगे ना। ये यहां पर बेस ऑफ स्कल है तो उधर होगा वो फ्लोर ऑफ द क्रेनियल कैविटी, उनमें से ये भी कोई हिस्सा होगा। यहां तुम्हें फ्लैट नजर आएगा खासा, थोड़ा रफ ही चलो, लेकिन क्रेनियल कैविटी की तरफ तो उभरा हुआ होगा ऐसे बिल्कुल पहाड़ की तरह, और पहाड़ की तरह उभरा हुआ होगा तो अच्छा खासा मास होगा। और नेचर ने इसको स्टोनी हार्ड बनाया है, और स्टोनी हार्ड की वजह से इसका नाम पड़ गया पिट्रस। पिट्रस स्टोनी हार्ड को कहते हैं। अब देखो ना इंग्लिश में टर्म है ना, किसी चीज को जैसे कैल्सीफाई, जैसे पिट्रीफाई, पिट्रीफाई मीन्स टू मेक समथिंग स्टोनी हार्ड, इसलिए इसका नाम पड़ गया है
पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये इसी का हिस्सा है, कहीं आपको सुचर उचर नजर नहीं आएगा, इसी का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और अभी ये बताया था ना आपको, ये क्या है, ये साइड से एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। अब एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस में जैसे तुम दाखिल होगे, ये देखें, जैसे तुम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस में दाखिल होगे, अंदर जब दाखिल होंगे तो इधर उधर से तो बोन मिलेगा, लेकिन ये नीचे तुम्हें उस पूरे कैनाल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए नीचे से तुम्हें कोई प्लेट, ऐसी सी लाइक प्लेट भी तो मिलेगी ना, ताकि कैनाल कंप्लीट तो हो ना। ऊपर से तो तुम्हें सारे बोन्स मिलते हैं, नीचे से तुम्हें सी लाइक ऐसे प्लेट मिलेगी कि नहीं, ताकि कैनाल कंप्लीट हो। इस प्लेट का नाम होता है टिम्पेनिक प्लेट। तो आप देखें टेम्पोरल बोन के कितने हिस्से हुए, स्क्वामस, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, टिम्पेनिक प्लेट, स्टाइलॉइड प्रोसेस, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, और नीचे से दिखाया पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये सारे टेम्पोरल बोन कैसे, सबसे मोर एलोबरेटेड बोन है ये यहाँ पर। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द बोन्स, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, ये आपका पूरा स्क्वामस बोन है। अब ये टोटल टेम्पोरल बोन है, ऊपर से इसके साथ आके जॉइंट बनाया है किसने, वो जो ऊपर से हमने दो पैराइटल बोन्स देखे थे, वो सिर्फ ऊपर से थोड़ी थे, वो इतने बड़े, आधे से ज्यादा लेटरल साइड से आ गए, और जैसे लेटरल साइड से आ गए तो ये नीचे आके इन्होंने यहाँ सुचर बनाया है, और ये सुचर इधर बना तो ये ऊपर आपका पैराइटल है, नीचे आपका टेम्पोरल है। ये पैराइटल और टेम्पोरल तो है, लेकिन आगे से यही पैराइटल किसके साथ हुआ था, कोरोनल सुचर के साथ, ठीक है ना, वो फ्रंटल के साथ। और ये हमारा टेम्पोरल है यहां पर, तो ये टेम्पोरल इधर आ गया। अब ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा आप यहां पे देख रहे हो, ये पैराइटल, और ये यहां से ये एरिया जो है, ये इसका टेम्पोरल और ये इसका फ्रंटल, इसके बीच में ये जो येलो कलर का बोन आ रहा है, क्योंकि ये दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, ये दरअसल वो बोन है जिसको यहां से तुम देख के अंदर की तरफ अगर करोगे, तब भी दिखाया था मैंने, जब वो यहां बना रहा था, क्या यहां बना रहा था, ऑर्बिट के अंदर फिल कर रहा था एक्चुअली इस पूरे ये इसको स्फेनॉइड बोन, और ये थी उसकी बड़ी वाली विंग, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। तो ये जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड थी ना, ये अंदर से जो नजर आ रही है ना, बाहर से ये है, यानी यहां से मैं सुराख करूंगा ना, तो ये दरअसल मैं ऑर्बिट में ही चला जाऊंगा। तो नीचे क्या है, स्फेनॉइड, ऊपर कौन है, पैराइटल, इन दोनों के आगे कौन है, फ्रंटल, और इन दोनों के पीछे टेम्पोरल। इसका मकसद है कि ये चार बोन्स जो है ना, इस जगह पे आके मिल रहे हैं। ये देखिए आगे, ये ऊपर, ये पीछे, और ये कि आगे, ये पीछे, ये ऊपर और नीचे, यहां इस जगह पर ये देखिए, ये एक बोन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस जगह से ये जो ये एच शेप्ड सुचर बन जाता है, ये जो आपको इस जगह नजर आता है। और एच शेप सुचर में इसका मकसद ये है कि ऊपर से जो बोन आएगा अच्छा खासा सख्त आएगा, आते आते यहां नरम, बिल्कुल यहां थिन सा, ये बोन भी नीचे अच्छा खासा थिकर होगा, लेकिन यहां आते आते थिनर, ये बोन भी वैसे ही इसका मसे इतना थिक तो है नहीं, यहां आते आते ये भी थिन, और यहां आते आते ये भी थिन। तो ये जो एरिया होगी ना, यहां पर जहां एच शेप सुचर मिल रहा है, ये खासी वीकर एरिया होगी, और इतनी वीकर होती है कि इसको अगर रोशनी के आसपास इस तरीके से अगेंस्ट देखोगे ना, तो उधर आपको थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट भी नजर आएगा। और ये जो एरिया होती है, ये खासी वीकर एरिया होती है। इस वीकर एरिया पे, इस जगह पर जहां पर आपने ये पूरा हिस्सा देखा और ये चार सुचर्स को मिलते हुए यहां पर देखा है, इसको हम कहते हैं टेरियन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। ये टेरियन जो है वो स्टार्ट्स विद टी, स्टार्ट्स विद पी, पी साइलेंट है इसका, ये आपको पता है ना, पी के आगे अगर कोई वावेल ना हो तो वो साइलेंट हो जाती है। तो ये पी साइलेंट, उसको कहते हैं टेरियन। तो टेरियन क्या है, वो टेम्पल का वो वाला एरिया जहां पर ऑल फोर बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन एच शेप सुचर, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर द टेरियन। और ये टेरियन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेरियन के अगेंस्ट अगर कोई यहाँ चोट लगती है तो इसके अंदर क्रेनियल कैविटी की तरफ एक वेन वहां से गुजर रही होती है, बल्कि एक आर्टरी वहां से गुजर रही होती है, जिसको हम कहते हैं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ये आगे चल के बताऊंगा। और वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाती है, और रप्चर जब हो जाती है तो क्योंकि ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है, तो ये मेनिंजिस के बाहर ही होती है, क्योंकि अंदर, ये बाहर से अंदर जाती है। अगर क्रेनियल कैविटी है, जैसे ये क्रेनियल कैविटी है, यहाँ पे लगा हुआ ड्यूरामीटर, तो बाहर से अगर कोई बंदा इंटर हो जाएगा तो उस ड्यूरामीटर को तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इसका मकसद है कि वो वाल के साथ ही रन करेगा, जैसे 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 पुडेंडल केनाल वगैरह नहीं देखा था, तो ये वाल के साथ रन करेगा। और वाल के साथ रन करेगा तो क्या अंदर कैविटी में कि एक्स्ट्रा ड्यूरा से बाहर, तो उसको हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज कहते हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की सबसे बड़ी एग्जांपल ये मेनिंजियल आर्टरी है, जिसको हम कहते हैं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, क्योंकि ये मिडिल क्रेनियल फोसा के ड्यूरामीटर को सप्लाई करती है। और ये उमूमन जो साइड के साथ टेम्पोरल इंजरीज होती हैं, जैसे बाइक से गिरना साइड से,
जैसे किसी स्पोर्ट्स, जैसे फिजिकल स्पोर्ट्स होती हैं जैसे रग्बी वगैरह, फुटबॉल, या इसमें रग्बी में तो आपको पता है ना, उमूमन बहुत ही एक ब्लडी सी गेम होती है। वो उमूमन उनका जो टारगेट होता है वो गोल करना इतना नहीं होता जितना किसी को ज़ख्मी करना होता है। लोग आते ही ये देखने के लिए, तो ये उमूमन इस तरीके से, तो वो गिरना और इस तरीके से यहाँ से चोट और बाइक से गिरना बगैर हेलमेट के जो लोग गिरते हैं, और तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की वजह से होता है बिकॉज इनसाइड। और ये टेरियन का इलाका जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि ये वीक होता है और इम्पैक्ट इंजरी जो है वो डायरेक्ट तो नहीं लगती उसको, लेकिन इम्पैक्ट इंजरी विल काज हियर द रप्चर ऑफ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो ये जो है जगह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पैराइटल और ये सारी चीज़ें, ये लेटरल साइड आप देख रहे हैं, और इसके साथ साथ लेटरल साइड से ये भी देख रहे हैं, और ये तो आपने देखा ही है पहले, क्योंकि ये भी तो लेटरल आएगा जाहिर है। और ये मैंडिबल है, मैंडिबल को तो हम एक साथ ही करेंगे, इसको निकाल दें यहाँ से। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, और इसमें थोड़ा सा ऑक्सीपिटल भी आपको नजर आएगा जाहिर है, लेकिन ऑक्सीपिटल ज़्यादा आपको पोस्टीरियर व्यू से नजर आता है, समझ गए। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब आप इसको देखें थोड़ा सा प्रैक्टिकली, आप इसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि आएगा ज़्यादातर इस तरीके से। आप अगर थोड़ा सा अपनी चेयर वहाँ लेके जाएं ना, तो ये आपको थोड़ा सा आसानी से नज़र आ जाएगा। अब देखिए यहाँ, जैसे मैंने लेटरली बताया आपको ये, अब ये लेटरली क्या देख रहे हैं यहाँ, ज़ाइगोमेटिक बोन, और ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ आके मिला है कौन, ये ज़ाइगोमेटिक, ये टेम्पोरल है, ठीक है, ये यहाँ आ गया, और उसके साथ ये ज़ाइगोमेटिक, तो ये पूरी आर्च बन गई, दिस इज कॉल्ड द ज़ाइगोमेटिक आर्च। अब ज़ाइगोमेटिक आर्च के नीचे से आप ऐसे हाथ, क्योंकि यहाँ से जैसे डी फेशा यहाँ गुजरेगी ना, ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप डी फेशा यहाँ से गुजारेंगे तो आप देखेंगे जैसे गैप आ जाएगा जैसे, और इस गैप में अगर आप फॉर एग्जांपल अंदर ऐसे हाथ डालते हो तो यू हैव गॉन इनटू द टेम्पोरल फोसा, तो ये टेम्पोरल फोसा में आप चले गए, यू आर इनटू द टेम्पोरल फोसा। और आप आ कहाँ से रहे हैं, आप इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के रीजन से आ रहे हैं, तो दिस लाइक दिस, समझिए। और ये जब आपने यहाँ पे देखा, तो आप दूसरी चीज़ आप इसमें देखें, ये आपने टेम्पोरल प्रोसेस, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस, और ये है क्या, मेस्टाइड प्रोसेस, ये मेस्टाइड प्रोसेस है, और ये है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, लाइक दिस, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। और उसके साथ ये देखिए, ये प्लेट देख रहे हैं आप, ये है क्या, टेम्पेनिक प्लेट, और इस टेम्पेनिक प्लेट के साथ आप ये बिल्कुल जहाँ टेम्पेनिक प्लेट है और ये पीछे मेस्टाइड प्रोसेस है, इस बीच में ये आप प्रोसेस आते हुए देख रहे हो, यहाँ से ये टूटा हुआ है, लेकिन आप इधर से आप देख सकते हो पूरा इसको, दिस इज का स्टाइलाइट प्रोसेस। ये अच्छे खासे मसल्स, लिगामेंट्स वगैरह की अटैचमेंट के लिए, जाहिर है उनकी पुलिंग की वजह से ही ये नीचे आया है। यहाँ से एक मसल अगर अटैच हुआ, और ये मसल यहाँ से अटैच होने के बाद नीचे एट द मिडल ऑफ द नेक उसको इंसर्शन दे दिया अगर हायर्ड बोन ने, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सुप्रा हायर्ड मसल बन जाएगा, और बड़े आराम से उसका नाम डाल देंगे आप अपनी मर्जी से। आया किधर से, लगा किस पे है, तो नाम डाल दो, स्टाइल हायर्ड मसल, बड़े सिंपल नाम है अगर आप उनकी हकीकत जाने तो इसका दी स्टाइलो हायर्ड मसल, ये स्टाइल हार्ड मसल, इसका मकसद है कि ये बेस ऑफ स्कल फिक्स्ड होगा और स्टाइल हार्ड मसल हायर्ड बोन को होल्ड करके बैठा होगा। और सिर्फ होल्ड करके नहीं बैठा हुआ होता, जब आप सॉलो करते हो तो आप देखें आपका हायर्ड बोन पुल हो जाता है ऊपर, आप देखें करके देखें, तो किसने खींचा होगा, स्टाइल हायर्ड ने, स्टाइल हायर्ड ही नहीं और बहुत सारी चीज़ें ये देखेंगे यहाँ पर आप चल के। अब देखिए ये पूरा जितना आपने देखा ये जैसा रहा है, लेकिन अगर आप इसको अंडरनीथ ये देखें तो ये जो बोन इस वक्त नजर आ रहा है आपको, ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। आप कहेंगे ये तो इतना ज्यादा तो नहीं है, यहां इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको दूसरे तरफ वाने इनसाइड द क्रेनियल कैविटी देखने की कोशिश करोगे तो फिर ये हाल होगा उसका। ये पूरा देख रहे हैं आप, कहाँ वहाँ सिर्फ आपने फील किया है, कहाँ यहाँ पहाड़ की तरह खड़ा है। ये पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ये पता है आपको कि नेचर ने इसको इतना पहाड़ की तरह स्टोनी हार्ड और सख्त और इतना क्यों रखा है? क्योंकि इसके अंदर दफन है ईयर, और ईयर भी कौन, इनर भी मिडिल भी नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल तो दूर बाहर से नजर आ रहा है, वो भी यहाँ होगा तो फिर आवाज़ कैसे जाएगी। इन आउटर ये नजर आ रहा है, मिडिल और इनर टोटल इसी के अंदर है।
और मिडिल के अंदर वो जो कैविटी अंदर क्रिएट होगी जिसको हम कहें मिडिल ईयर कैविटी, या जिसका दूसरा प्यार से नाम है टिम्पेनिक कैविटी, उसके अंदर वो 3 छोटे से ऑसिकल्स भी हैं, एक मेलियस, एक इंकस, एक स्टेपिस, और इनके तीनों के बीच में 2 साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये तीनों स्ट्रक्चर छोटे से बोन कहां समाये हुए हैं? इसके अंदर। और उसके अंदर जो उसके बाद का जो हिस्सा आएगा उसमें इनर ईयर, सुने हुए ना आपने नाम, कॉकलिया और ये सारे स्ट्रक्चर, बड़ा एक समझ लो कि एक मैजिक अरेंजमेंट नेचर ने इसके अंदर रखा हुआ है। ये हियरिंग का सारा सिस्टम यहाँ पर है, और सिर्फ हियरिंग ही नहीं, लगे हाथों एक और भी काम कर दिया है बैलेंसिंग का। वो इसलिए क्योंकि वैसे देखा जाए तो हियरिंग और बैलेंसिंग की आपस में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन दोनों के डिवाइस की जो डिजाइन है ना वो सेम है। वो नेचर ने एक ही झटके से, एक ही तीर से 2 शिकार कर दिए। चलो हियरिंग का काम भी इसी से ले लो और बैलेंसिंग का काम भी इसी से ले लेना। इसलिए वहां से निकलती हुई नर्व की 2 ब्रांचेस को एक ही क्रेनियल नर्व नाम दिया गया है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। हालांकि ना तो वेस्टिबुलर नर्व का कॉक्लियर के साथ कोई वास्ता है, ना कॉक्लियर का वेस्टिबुलर के साथ कोई वास्ता है। ना कॉक्लियर उस जगह एंड करेगी जहां वेस्टिबुलर होती है, ना वेस्टिबुलर उस जगह एंड करेगी जहां कॉक्लियर होती है। दोनों के रास्ते अलग अलग है। सीट पे बैठे हुए हैं आप, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन दूर से लोग कहेंगे ये दोनों भाई बैठे हुए हैं, कोई आपने बात ही नहीं की, ना कोई आपका उससे वास्ता ना कोई इसका। ये तो एक साथ बैठे हुए सीट पे, इस वजह से आपको लग रहे हैं कि जैसे आप भाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी डेस्टिनेशन अलग, आपकी डेस्टिनेशन अलग, और खामखा नर्व को एक ही नाम दिया गया। अब खामखा भी नहीं है, ज़ाहिर है उसके पीछे कोई हकीकत है। अब यहाँ पर आप देखें, ये पूरा ये इस तरीके से यहाँ पर ये टेम्पोरल बोन था, और बाकी जो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखे हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अब देखिए ऊपर से ये कौन आ रहा है? ये पैराइटल, ये देखें यहाँ पर सुचर, ठीक है। और ये क्या है था? ये स्क्वामस पोर्शन। आगे से कौन आ रहा है? ये फ्रंटल। लेकिन ये टुकड़ा क्या है? ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। और ये सारे बोन जब आपस में मिल गए तो यहाँ एच शेप सुचर बन गया। ये टेरियन है, और टेरियन यहां चोट लगी है तो अंदर की तरफ आप देखेंगे इस जगह पर मौजूद होती है क्रेनियल कैविटी में क्या? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जिसकी रप्चर हो सकती है यहाँ पर। अंडरस्टैंड? तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये लेटरल व्यू है, इसको हम कहते हैं नॉर्मा लैटरलिस। ये इसका लेटरल व्यू है जो यहाँ पे हम देखते हैं। इसके लिए लैंडमार्क बड़े इंपॉर्टेंट है, और इस जगह पर एज सच कोई फोरामेन वगैरह तो नहीं बना, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लैंडमार्क्स डेवलप हुए। मेस्टार्ड प्रोसेस, आगे चल के आपको मेस्टार्ड एंट्रम करना है, ये ईयर के पीछे होगा, आप दिखाई देगा आपको कि इसका क्या काम है। स्टाइलर प्रोसेस, बहुत सारे मसल्स यहाँ पर यहाँ से ओरिजिन दिलाते हुए आपको नजर आएंगे। अभी एक स्टाइलोहाइड मसल मैंने बताया, लगे हाथ तो वहाँ के उसके टिप से एक लिगामेंट भी आता है नीचे, ताकि मैंडिबल, क्योंकि मैंडिबल ओपन माउथ के साथ मैंडिबल की वजह से अब ओपन होगा अगर, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बहुत अनस्टेबल हो जाता है। ओपन माउथ के साथ ये डिसलोकेटेड ज्यादा होता है, क्लोज माउथ के साथ नहीं होता। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए नेचर ने इस स्टाइलर प्रोसेस से फायदा लिया है। वो तो खुद नीचे नहीं आता, अपने अपेक्स से एक बड़ा टफ लिगामेंट भेज के इसके एंगल्स तक लगा देता है। तो इसको भी यहां पर हम देख लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि स्टाइलर प्रोसेस से एक लिगामेंट आएगा जो नीचे जाके अटैच हो जाएगा आपके इस लैरिंक्स के साथ, समझे? दिस इज कादी स्टाइलो। तो ये इस तरीके से स्टाइलर ये भी होगा, और इसके साथ साथ एक मसल भी आएगा आपका जो स्टाइलर प्रोसेस लग के ये लैरिंक्स तक आएगा, जो दरअसल आपके सॉलोइंग के साथ, सॉलो जब करते हैं डेग्लूटेशन, आप देखिए ये सिर्फ आपका हार्ड बोन पुल नहीं होता, ये दूर से आपको नजर आएगा। कौन? थायराइड कार्टिलेज, ये भी पुल होता है ऊपर। किससे? इस मसल की वजह से। और ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम अनस्किल्ड मसल्स के 5 ग्रुप्स नहीं बताए थे, और याद करें मैंने आपको बताया था 2 फर्स्ट और सेकंड आर्च के जो 2 मसल्स हैं उनके ग्रुप से 10-10, 12-12 मसल है वहां। नीचे वाले जो 2 ग्रुप हैं कौन से? 4th और 6th के, 5वां होता ही नहीं है, उसमें भी 10-10, 12-12 मसल्स हैं। कुछ फेरिंजियल मसल्स और छठे के लेरिंजियल मसल्स, लेकिन बीच वाला जो है ना वो 3rd फेरिंजियल आर्च वाला, उसमें मसल ही एक है, इसलिए थोड़ा यूनिक हो जाता है। और मसल एक है और हर फेरिंजियल आर्च की नर्व अलग अलग होती है। तो इसका मकसद है कि एक ऐसी नर्व होगी जो 3rd फेरिंजियल आर्च की अलग नर्व होगी, और उस बेचारी को सिर्फ एक मसल सप्लाई करने के लिए मिलेगा, और वो मसल यही है जो स्टाइलर प्रोसेस से अटैच होता है। और कहाँ के अटैच होता है? थायराइड कार्टिलेज, लैरिंक्स में। लेकिन लैरिंक्स इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स, इसलिए उस मसल को हम स्टाइलोलैरिंजियस तो नहीं कहते, स्टाइलोफेरिंजियस कह देते। तो 3rd फेरिंजियल आर्च का मसल है कौन? स्टाइलोफेरिंजियस। ओनली सिंगल मसल फ्रॉम 3rd फेरिंजियल। ये बहुत आते हैं, लेकिन ये आगे चल के मसल्स में होंगे। लेकिन अभी आप स्टाइलर प्रोसेस के एक रेफरेंस से ये ज़हन बना लो कि ये सब, तो उसके साथ लिगामेंट भी है, उसके साथ मसल्स भी अटैच हैं, इन सबको मिला के हम
स्टाइलॉइड एपरेटस भी कहते हैं। और उसके साथ आपको काफ़ी मसल्स मिलेंगे, कम से कम 3 तो मिलेंगे ही। और इत्तेफाक से तीनों मसल्स अलग अलग नर्व से सप्लाई होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे ना गायरोप्स आपने यहाँ नहीं देखा था, एक आया था सार्टोरियस, एक आया था ग्रेसिलिस और एक पीछे से आया था सेमीटेंडिनोसस, वो तीनों की नर्व सप्लाई अलग अलग थी। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, 3 आएंगे इधर मुख्तलिफ जगहों पे लग के और तीनों की अटैचमेंट होगी स्टाइलॉइड प्रोसेस पे और तीनों की नर्व सप्लाई अलग होगी। और साथ में लगे हाथों एक लिगामेंट भी अटैच होगा और ये खुद भी है। तो सब स्टाइलॉइड 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 होते हुए इन 5 चीज़ों को मिला के कहते हैं स्टाइलॉइड एपरेटस। समझ। और ये जो जहाँ पर हम देखें, अब ये तो आपने यहाँ पे देखा, इनके देखने के बाद ये एक्सटर्नल व्यू था जो वेरियस एस्पेक्ट से हमने देखा। लेकिन जैसे एक्सटर्नल व्यू के साथ अब अंदर जाएंगे तो मैंने बताया कि आपको कुछ सॉकेट्स और कुछ फोसा भी देखने होंगे। अब कुछ फोसा देखने होंगे, उसमें एक सॉकेट तो आप कल देख चुके हो, ऑर्बिट। उस ऑर्बिट के अंदर हम सॉफ्ट टिश्यू डालेंगे। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप यहां पे देख रहे हैं वो है ये वाल्ट ऑफ क्रेनियम उड़ाया आपने, और अब आप देख रहे हैं यानी कैलवेरिया के बहुत सारे बोन्स उठा के हमने उड़ा दिए और अंदर सबसे बड़ा विसरा देख रहे हैं। 7 बड़े विसरा होते हैं जिसमें से सबसे बड़ा विसरा जो है वो है यहां पर क्रेनियल कैविटी में, और बाकी सारे 6 विसरा जो है वो आपके फेशियल स्केलेटन में, और इसमें यह यहां पड़ा हुआ है। अब अगर आप इसको दूर से देखेंगे ना, अगर आप इसको दूर से देखें यहां पर, और इसको पहले आप थोड़ा सा इसको यहां गौर से देखें लाइक दिस। अब इसमें अगर आप यहां पर देखें, मैं आपको यहां पर पहले आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसको देखें, दूर से देखेंगे ना जब आप यहां पर मुख्तलिफ बोन्स आ रहे हैं यहां पर। जैसे ये बोन है फ्रंटल, आपसे फ्रंटल तो ऊपर भी था भाई, ऊपर क्या आगे भी था, ऊपर भी यहां तक था जहां तक कोरोनल सुचर ना आ गया, तो यहां तक ये बोन था। ये तो जो पूरा बोन देख रहे हैं आप ये, और ये फ्रंटल बोन है। थोड़ा जैसे पीछे आ गए तो ये बीच में ये है, ये बैट लाइक बोन, स्फिनॉइड बोन, सिंगल बोन है। मजे की बात ये, इस साइड से भी इस साइड से भी एक ही बोन है, ये 2 नहीं है, सिमेट्रिकल है लेकिन 2 नहीं है। ये इसमें कोई सुचर नहीं होगा बीच में। ये स्फिनॉइड बोन है, ये इसकी बॉडी है। ये दूर से आपको नजर आया चमगादड़ जैसा, ये देखो बीच में इसकी बॉडी है और विंग्स फैलाए ऐसे बैठा है। इसकी ये बड़ी विंग है ये वाली, और इसकी ये छोटी विंग है, इसको लेसर विंग कहते हैं। और लेसर विंग आगे आके इधर आपको देखेंगे इसको लेसर विंग को, कि ये लेसर विंग इधर आके ऑलमोस्ट स्पाइन ही बना देती है, एक प्रोसेस बना देती है। ये देखिए ये लेसर विंग है, शार्प है, दिखाता हूं अभी यहां, ये लेसर विंग कहलाती है। और ये एक प्रोसेस बन जाता है, इसको हम कहते हैं क्लिनॉइड प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्लिनॉइड प्रोसेस। इसको क्लिनॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये क्लिनॉइड प्रोसेस है, यानी लेसर विंग आके खत्म किधर होती है? क्लिनॉइड प्रोसेस पे। अब एक क्लिनॉइड प्रोसेस और दूसरी क्लिनॉइड प्रोसेस के साथ बीच में भी यही स्फिनॉइड बोन है, इसको आप जोड़ सकते हो। ये जो बीच का एरिया है इसको लिम्बस भी कहते हैं, मार्जिन है ये। और उसके बाद ये आप थोड़ा सा इसको ऐसे लेटरली ले जाओ, तो ये जो मैंने इस वक्त लाइन बनाई है ना यहां पर, ये तय करेगी कि इस लाइन से आगे जितनी देर तक आप जा सकते हो, इसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। माने लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन एंटीरियर एंड मिडिल इज एक्चुअली मोस्टली इट इज लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड। उसके बाद यहां आप अंदर आ जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे अंदर कॉन्केविटी होगी अच्छी खासी, क्योंकि ब्रेन यहां पड़ा हुआ है ना। जो उसका फ्रंटल लोब है वो तो ऐसे शैलो है, लेकिन जैसे पीछे आएंगे आप उसके साथ एक और भी एक एरिया टेम्पोरल लोब उसका आएगा, तो जगह चाहिए आपको यहाँ पर। तो ये मोर डीपर है, तो मिडिल क्रेनियल फोसा ये है। और उसके बाद ये वो जो मैंने बताया पहाड़ की तरह खड़ा है, जो पिटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये पिटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। और जैसे पहाड़ की तरह खड़ा है तो उस पहाड़ के आगे का सरफेस भी देख रहे हैं, और उसके टॉप पे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर स्लोप देंगे पीछे की तरफ। यानी इस पिटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का आगे वाला स्लोपिंग सरफेस बिलोंग्स टू मिडिल क्रेनियल फोसा, और पीछे वाला बिलोंग्स टू पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इसका मकसद है कि मिडिल और पोस्टीरियर को जुदा करने वाला फिर कौन? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये सुपीरियर बॉर्डर, ये दिखाता हूं मैं आपको, ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर। अब क्योंकि 3D नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल यहां से समझ में आ जाएगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा खासा है ये बिल्कुल। ये से कॉनकेव, जब आप इसको काटेंगे तो बिल्कुल ऐसे होगा, पिरामिड की तरह ट्रायंगुलर होगा ये। तो ये इसका सुपीरियर शार्प बॉर्डर होता है, और ये सुपीरियर शार्प बॉर्डर आके यहाँ खत्म हो जाएगा। ये जहां से निकला है, किससे? क्योंकि टेम्पोरल बोन का हिस्सा है, कोई सुचर उचर थोड़ी होगा। ये ऐसे है जैसे मेरा हाथ है, जैसे मेरा ये थंब है, समझ रहे? जैसे थंब है हमारा,
मैं अगर थंब को इस तरीके से करूं, जैसे ये थंब है, ये मेरा ये जो हाथ है मेरा, ये स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, समझ लो। अच्छा, ये क्या है? ये स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ये मैं अंदर क्रेनियल कैविटी में हूं। स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन मेरे हाथ से ही निकला है, ये थंब, ये पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। क्या अलग से कोई आर्टिकुलेशन हुई है, एक जॉइंट है, या इसी का हिस्सा है? इसी का हिस्सा है। लेकिन ये दो पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के जो अपाइसिस है, वो जिस जगह से निकला है वो बेस होगा थोड़ा वाइडर, और जैसे जैसे मिड लाइन के करीब आएगा वो नैरो हो जाएगा, तो उसका अपेक्स। ये जैसे थंब की तरह नहीं है, वैसे आपको पता है कि ये बिल्कुल ऐसे पहाड़ की तरह है, लेकिन वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, बीच में गैप आ जाएगा, और गैप में कोई चीज या इन दोनों के बीच में आके फंसेगी। कौन? स्फेनॉइड बोन की वो बॉडी जो बीच में थी। देखिए कैसे, ये आप यहां पे देख सकते हो। ये देखिए, ये जो पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की अपेक्स है, क्या ये मिल पाई आपस में? क्या नहीं। बीच में आ गया कौन? स्फेनॉइड बोन। और ये कौन? स्फेनॉइड बोन की बॉडी। जैसे बीच में किसी चमगादड़ की बॉडी है, और ये इसके विंग्स हैं, और विंग्स में एक है ये ग्रेटर विंग और एक है लेसर विंग। ग्रेटर विंग जो है ना इसकी, ये बड़ी वीकर होती है। एक तो थिन होती है, और दूसरी इसके अंदर फोरामेना बहुत ज़्यादा होते हैं, और फोरामेना बहुत ज़्यादा होने की वजह से मास कम हो जाता है। मास कम होने की वजह से वो थोड़ी सी एक तरह से यूँ समझ लो कि थोड़ी वीकर हो जाती है। और स्कल के फ्रैक्चर्स के अंदर उमूमन यहाँ स्ट्रक्चर ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर ज़्यादा होती है ये एरिया, बिकॉज बीइंग थिनर एंड हैविंग मोर फोरामेना इन देम। अब एक चीज़ पहले ही थिन है और ऊपर से 3-4 फोरामेना कर दोगे तो और वीक हो जाएगी, और उन फोरामेनाओं से फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर जब पास होंगे तो डेफिनेटली वो ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ मिडिल क्रेनियल फोसा में जो फ्लोर बना रहा है कौन? लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड मोस्टली। लेकिन क्या सिर्फ लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड? तो थोड़ा लेटरली जाओगे तो स्क्वामस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन भी फ्लोर बनाएगा, और साथ में लेटरल साइड से चले जाओगे तो लेटरल साइड से कौन है? स्क्वामस पार्ट। ये इस तरह देखा था। जबकि उसका रूफ किसने बनाया होगा? इस वजह से पैराइटल, जाहिर है इस जगह से पीछे आओगे तो पैराइटल ही होता है ना ऊपर। तो ये अंदर हम यहाँ पर इस तरीके से, और जैसे सुपीरियर बॉर्डर आ जाए तो क्या सिर्फ सुपीरियर बॉर्डर होगा, या सुपीरियर बॉर्डर के साथ अपेक्स तक तुम पहुंचोगे ऐसे? अब इन दोनों को भी जोड़ना होगा, से तो इन दोनों को आपको जोड़ के मैं दिखाऊंगा। तो ये पूरी लाइन क्रिएट हो जाएगी, जैसे ना ये पूरी लाइन क्रिएट की थी, और इसने जुदा किया है लाइन ने किसको? किससे? मिडिल क्रेनियल फोसा को। इसका मकसद ये है कि क्रेनियल कैविटी डिस्ट्रिक्टली डिवाइडेड इनटू 3 फोसा, और उसमें से हम यहां पे देख रहे हैं इंटीरियर, और ये है मिडिल, और ये है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब आप इसको थोड़ा सा देख लें ताकि आपको ये तीनों फोसा यहां से नजर आए। अब यहां से देखें ये पूरा, अब ये जो मैं आपको यहां से बता रहा हूं, दिस वन, ये क्या है? ये थिन सी, ये बहुत शार्प, जो एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस पे खत्म हुई है। लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, ये लेसर विंग, और दूसरी तरफ से भी लेसर विंग। ठीक है, अब ये दोनों एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस पे खत्म हुई हैं। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो यहां से ऐसे ऐसे जोड़ेंगे अब, ठीक है, लिम्बस से, और ये लाइन हो गई। तो इसका मकसद है कि ये सारा टोटल एंटीरियरली क्या है मेरा? एंटीरियर क्रेनियल फोसा। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा ये है, यानी इसका फ्लोर बना रहा है एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रंटल बोन। नहीं, ये फ्रंटल रूफ बनाएगा, फिर फ्रंटल बोन, क्योंकि इस जगह तक तो कोरोनल स्ट्रक्चर होता है, तो माना फ्रंटल बोन आएगा, और साइड में भी बनाएगा फ्रंटल बोन। हाँ, कौन सी? ऑर्बिटल प्लेट। यानी ये जो है, ये रफनिंग नजर आ रहा है आपको, ये क्या है? ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। ऑर्बिट हैं दो लेटरल साइड से, लेकिन दोनों के बीच में तो नाक आ जाती है, यानी नोज आ जाता है ना। इसका मकसद है कि क्या ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन क्या नोज का भी रूफ बना देगी? नहीं, वहां अलग बोन आएगा। देखें, ये देखें, ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये प्रैक्टिकली किसका रूफ होना चाहिए? नोज का, यानी नेजल कैविटी का। नोज का नहीं, नेजल कैविटी का। नोज तो ये जो नजर आ रहा है, नोज पूरे को कहते हैं, ये एक्सटर्नल नोज, ये नेजल कैविटी। तो ये नेजल कैविटी का रूफ ये बनाएगा। बाकी साइडें जो हैं ये फ्रंटल है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, बड़े आराम से कह सकते हो उसको। और ये आप यहां पे, तो ये जो बोन है ना, ये जो बीच में फंस गया है, ये एक्चुअली पेयर्ड बोन है। ये समझ गए? ये पेयर्ड बोन है, इस तरफ भी इस तरफ भी, और बीच में आपको ये जो क्रेस्ट नजर आ रही है। अब ये जो पेयर्ड बोन है, इस पेयर्ड बोन को अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये जैसे पेयर्ड बोन है, ये बीच वाले की बात बता रहा हूं, ऐसे बीच वाला, साइड वालों को छोड़ दो, वो तो है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, वो तो समझ में आ गया। वो बॉडी इतनी टफ भी नहीं है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर्स में ये प्लेट रप्चर हो जाती है। प्लेट रप्चर होने के उसके ऊपर कौन लेटा हुआ है? ब्रेन का आगे वाला हिस्सा,
वो थोड़ा सा प्रेशर डालेगा क्योंकि रप्चर हो गई है, और रप्चर हो गई तो उसका असर आंख पे पड़ेगा कि नहीं। और यहाँ पर ये जो इसकी फेट वगैरह होती है जिसमें आई आपकी कुशन की तरह होती है, वो बस्ट हो जाता है और आंख ऐसे बाहर आ जाती है, क्योंकि ऑर्बिट में इतनी जगह ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन जो इसे पुश करेगा उसको, क्योंकि ऊपर से क्या रप्चर फ्रैक्चर हुआ है, ऑर्बिटल ब्रेडा फ्रंटल बोन, और यहाँ से जो फ्रैक्चर इस तरीके से हुआ, जैसे दबाव पड़ा नीचे की जो फेट है वो कुशन है वो बस्ट होगा तो वो आई बॉल बाहर आ जाती है। तो इसका मकसद है कि ये बिल्कुल यानी ब्रेन आपका लेटा हुआ है आई बॉल के ऊपर, बस सिर्फ बीच में है उसके ऑर्बिटल ब्रेडा फ्रंटल बोन, ये तो बाद में आई है एक तरह से, और उसके साथ कम्युनिकेशंस उसकी हैं उसके बिल्कुल ऑप्टिक नर्व वगैरह ये सारा कुछ। तो जहां पर हम ये देखा, लेकिन मैंने बताया कि ये 2 ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ फ्रंटल बोन है, लेकिन बीच में गैप है, और गैप क्या है, गैप बनाएगा क्या, रूफ ऑफ नेजल कैविटी। तो इसमें गैप को तो नहीं रखोगे ना, जाहिर है बोन डालोगे इसके अंदर, इसमें बोन हम डालेंगे। अब ये जो मैंने गैप है इसमें मैं बोन डालूंगा क्या, इथमॉइड बोन, और वो इथमॉइड बोन दरअसल पेयर्ड है, ये ले आए 2 पेयर्ड बोन, ये बीच वाली एरिया को मैं भर रहा हूं, इसको फिलहाल आप भूल जाएं, फ्रंटल के ऑर्बिटल प्लेट्स को भूल जाएं, आप आए इस गैप में, इस गैप को मैं फिर 2 हैंड से जाहिर कर रहा हूं, ये 2 आए, ये कौन लेके आया मैं, 2 इथमॉइड बोन्स, एक नेजल कैविटी का रूफ बनाएगा तो दूसरा दूसरे का, क्योंकि 2 है ना हमारे पास ऐसे। लेकिन ये ऐसे नहीं कि इतना वाइड है, ये क्या करेंगे एक दूसरे को और कंप्रेस करेंगे ऐसे, आधे से ज्यादा ऊपर रेज्ड हो जाएगा, यानी उसने रूफ नहीं बनाया, बाकी जो आधा ऊपर ना आ सका उसने रूफ बना दिया, समझ गया। जो ऊपर उठ गई है ऐसे, ये क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट को कहते हैं क्रिस्टा गैली, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ये लैंडमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखाता हूं फिर प्रैक्टिकली भी। तो ये इसको कहते हैं क्या, क्रिस्टा गैली। ये कौन है, ये वो जो हाफ बोन आपस में कंप्रेस होकर उठ के खड़ा हो गया ऐसे, इसको क्रिस्टा गैली कहते हैं, ये क्रिस्टा गैली है, ये देख रहे हैं, ये दिस इज क्रिस्टा गैली। और ये वो टुकड़े हैं जो ऊपर उठ न सके, ये बनाएंगे रियल रूफ ऑफ नेजल कैविटी। इसका मकसद है कि क्रिस्टा गैली को मैं अगर इसी प्लेन में नीचे ले जाऊं तो वो नेजल कैविटी में अंदर चली जाएगी, और ये बन जाएगी उधर क्या, नेजल सेप्टम। ये नहीं बनाएगी, उधर नेजल सेप्टम होगा लेकिन उसी की लाइन में होगा ऐसे, यानी ऊपर क्रेनियल कैविटी में आ गया तो क्रिस्टा गैली, नीचे चला गया तो नेजल सेप्टम, उसका बोनी पार्ट, वरना उसका कार्टिलेजिनस पार्ट भी होता है, क्योंकि एक्सटर्नल उसको जुदा करने वाला बोन नहीं होगा ना वहां, तो वो क्या होगा, कार्टिलेज। किसका कार्टिलेज, सेप्टम का, नहीं इथमॉइड का नहीं, कार्टिलेज लगे, वो सेप्टम का कार्टिलेज, सेप्टम एक बोनी होगा और एक कार्टिलेजिनस होगा, तो हम इसको कहेंगे सेप्टल कार्टिलेज। और ये कम ही लोगों में सेंटर में होता है, उमूमन वन वे आर द अदर होता है, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम, यही होता है जिसको बोलते हैं डीएनएस। ये जो आपको यहाँ पे देखें यही होगा, ये ब्रिज जो है नोज की इधर और इधर होगी टेढ़ी, कोई सिम्टम्स नहीं होते लेकिन लोगों में सिम्टम्स हो भी सकते हैं, फिर इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अब यहाँ पर ये देखें, ये क्रिस्टा गैली, जो न उठ सके बोन वो वहाँ पे सप्रेस्ड है, वो यही बना रहे हैं रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, लेफ्ट वाला लेफ्ट को, राइट वाला राइट को, लेकिन इसके अंदर है बेशुमार सुराख। हाँ, बोनी सेप्टम अंदर जो बोन है इथमॉइड का हिस्सा, इथमॉइड का हिस्सा भी सारा कुछ नहीं, वो इथमॉइड का हिस्सा आधा और आधा खुद कोई और बोन, और माने वो किसी का नहीं बोन, वो खुद बोन, वो किसी बोन से उठा हुआ नहीं, खुद एक बोन है, सेपरेट बोन, वो आपके 22 बोन में से एक, नाम उसका है वोमर बोन, इसका दी वोमर। तो आधा वोमर और आधा इस क्रिस्टा गैली के लाइन में क्रेस्ट जो आएगी, जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर क्रेस्ट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, उसके साथ वोमर बोन क्रिएट, तो ये बन गया आपका बोनी पार्ट ऑफ सेप्टम। उसके साथ आगे 30% तुम कार्टिलेज लगा दो, सेप्टल कार्टिलेज मिलाओ तो नाम पड़ जाएगा नेजल सेप्टम। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये जो इस वक्त आप यहाँ पे डिप्रेस देख रहे हो, इसमें बहुत सारे सुराख हैं। इसका मकसद है कि क्या रूफ ऑफ नेजल कैविटी के अंदर सुराख होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से तो आती हैं उसकी नर्व्स, कितनी नर्व्स, बस 10 12 15, और हर एक नर्व के फाइबर के अंदर कोई सैकड़ों एक्सॉन्स के बंडल्स, इन सब के गुच्छे को जोड़ के हाथ में पकड़ो और उसका नाम डाल दो फर्स्ट क्रेनियल नर्व, और यही है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑल्फैक्टरी नर्व सिंगल नहीं होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व के 10-12 पैकेट्स होते हैं, और एक एक पैकेट में बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं, और ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, क्योंकि ये लेके आते हैं सेंसरी मॉडलिटी, सेंसरी स्टिमुलाई that have emerged as a result of the chemical stimuli which have come through the air, जिसमें होते हैं केमिकल्स, ओडोरेंट्स जो खुशबू दिलाते हैं हमें, खुशबू या अदरवाइज। तो ये जो है यहाँ से तो यहाँ से इमर्ज होते हैं 10-12 ऐसे बंडल बना के, और फिर ये पैकेट हो जाता है, और ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रिले हो जाते हैं इनटू सम
इंट्राक्रेनियल सेल बॉडी कलेक्शंस, जिसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, ऐसा ही होता है ना। आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जब आता है स्पाइनल नर्व से, सेल बॉडी बैठी हुई होती है आपकी बाहर डार्सल रूट गैंग्लियन में, वो जब सेंट्रल एक्सॉन जाते हैं तो अंदर स्पाइनल कार्ड में, और आप सवाल करते हो रिले करेगा कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, अंदर उसका न्यूक्लियस बैठा हुआ है, पेन वाले का अलग, तो वाइब्रेशन का अलग, सब ये भी है, यहाँ भी ऐसा ही। और ये इस तरीके से यहाँ पर आते हैं यहाँ पर। तो ये जो इस वक्त आपको प्लेट नजर आ रही है, ये जो एक दूसरे की कंप्रेस नहीं हो सकी, जिसने रियल रूफ बनाया है, क्या इंटैक्ट है कि सुराख में है इसमें, क्या छलनी जैसी नहीं है, सीव लाइक नहीं है, क्रीबिरोज नहीं है, तो इसका नाम है क्रीबरिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। तो अब क्रीबरिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन यहाँ पर आ गया, और इसके अंदर छोटे छोटे क्रीबरिफॉर्म सीव लाइक क्रीबरिफॉर्म आपने एक और जगह भी तो सुना होगा, कहाँ, सेफेनस ओपनिंग में, इसको हम कहते ही हैं क्रीबरिफॉर्म फेशा, सेफेनस ओपनिंग, फोसा ओवेलिस, 2-3 नाम है इसके। तो यहाँ पर ये है क्रीबरिफॉर्म प्लेट जिसको हम कहते हैं। तो इसका मकसद ये हो गया कि जब आप क्रीबरिफॉर्म प्लेट पे ये फोरामेना देखें ना आपने, तो रुक जाएंगे, नाम डालेंगे। नाम तो एक फोरामेन का तो है नहीं, तो हम कहेंगे क्रीबरिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। किधर मौजूद है? क्रीबरिफॉर्म प्लेट में, और कहाँ, उसका तो नाम ही ऐसा है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ रुकेंगे, और उसके बाद नाम भी डाल दिया आपने, लोकेशन का भी पता चल गया, ये कहाँ है, एट दी ऑन आइदर साइड ऑफ क्रिस्टा गैली, डाल देंगे अपनी तरफ से, कम्युनिकेट कर रही है, वायर डालें अंदर, ठीक है, नेजल कैविटी को एंटीरियर क्रेनियल फोसा के साथ, बात खत्म। कौन आया है ये तो मैंने बता दिया आपको, वरना ज़रूरत नहीं है इस वक्त यहाँ इसको करने की, बात आ गई तो हमने बता दी आपको, वरना तो ये तो ज़ाहिर ऑल्फैक्टरी नर्व तो जब आप करेंगे फुल, तो ये तो वैसे ही हो जाएगी। ये चौथा आंसर जो है ना, अभी आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अगर दे भी दूं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे लेकिन वार्म अप होते रहें आपके, ये आएंगे आगे। तो ये यहाँ पर होगा। अब आप थोड़ा पीछे आए तो ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा, देखिए ये सुचर आ गया, इसका मकसद एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्लो टोटल ऑर्बिटल प्लेट नहीं बना रही है, उसमें कंट्रीब्यूट ये स्फेनॉइड भी कर रहा है, ये वाला जो रीजन है लिम्बस वाला रीजन, ये कर रहा है उसके अंदर। तो थोड़ा सा आ जाए, कोई मसला नहीं, कर भी रहा है तो ये इस तरीके से आ जाएंगे। और जैसे आपको ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड आ गई, तो समझ लो कि आप पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, क्योंकि जैसे आप क्रॉस करेंगे तो यू विल कम इनटू द मिडिल क्रेनियल फोसा। और ये जैसे आ गया तो एंटीक्लिनर प्रोसेस है यहाँ पे। अब एंटीक्लिनर प्रोसेस है एंटीरोमीडियली, इस जगह पर एक छोटा सा सुराख नजर आएगा आपको, ये यहां रुक जाएंगे, फिर यहां रुकेंगे, नाम डालेंगे, इसका नाम है ऑप्टिक कैनाल। क्यों? क्योंकि इससे ऑप्टिक नर्व पास होती है, और सिर्फ ऑप्टिक नर्व ही नहीं, एक आधे स्ट्रक्चर और भी पास होते हैं, बड़ी मेजर आर्टरी यहाँ से पास हो जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, क्योंकि आई बॉल के साथ फिर सारा खेल उसका है, सारी ब्रांचेज है, तकरीबन 2 डज़न ब्रांचेज हैं इसकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की। जब आई में जाएगा, आई बॉल को, ऑर्बिट को, और यहाँ से अगर उसको फुर्सत मिली तो बाहर निकल के फोरहेड से लेकर स्कैल्प तक ब्रांचेज इंटरनल कैरोटिड की। स्कैल्प आधा इंटरनल कैरोटिड से सप्लाई होता है, जो ब्रेन को सप्लाई करती है, आप अंदाजा तो लगाएं। तो फोरहेड को आसान ना समझना, और इसका वीनस ड्रेनेज वापस क्रेनियल कैविटी में जाता है, इसलिए डेंजर जोन्स होते हैं ये एरियाज। ये आप स्कैल्प की बॉयल वगैरह इन्फेक्शन को आसान ना समझना, ये मेनिंजाइटिस कर देती हैं, क्योंकि यहाँ का जो बैकफ्लो होता है ना, ये फिर मेनिंजिस को हिट कर देता है। तो स्कैल्प की इन्फेक्शन को कभी आप आसान ना लें, ये हल्का ना लें कभी इसको, ये कभी भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो ये जो है यहाँ पर, क्योंकि अंदर क्रेनियल कैविटी के साथ वीनस ड्रेनेज मिली हुई है, ये एरिया डेंजर जोन कहलाती है। और डेंजर जोन है बिकॉज इनके कम्युनिकेशंस हैं, वीनस कम्युनिकेशंस विद द क्रेनियल कैविटी। और ये जो आप यहाँ पे देखिए, उसको ऑप्टिक कैनाल, आप रुकेंगे यहाँ पर, एक तो नाम डाल दिया ऑप्टिक कैनाल, फिर उसकी लोकेशन कहाँ आप अपनी मर्जी से भी कर सकते, ताकि दूसरे को बता सकें। आप उसको फ़ोन पे बता रहे हैं, उसके हाथ में स्कल है, उसको बोलेंगे बाबा आपने ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड के साथ आए, और ये जो क्लिनर प्रोसेस है इसको रुकें, उसके एंटीरोमीडियल एक छोटा सा आपको सुराख नजर आएगा। ये बेसिकली कैनाल है, फोरामेन नहीं है, ये ट्रेवल करता है देर तक बोन के अंदर, और इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ अंदर डाल देंगे तो ये चीज़ दूसरी तरफ जाके ऑर्बिट में निकलेगी, और ऑर्बिट में निकलेगी तो इसका मकसद है कि इससे कोई आई के स्ट्रक्चर सी जाते आते होंगे यहाँ पर, उसमें सबसे बड़ा ऑप्टिक कैनाल नाम है इसका, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ऑप्टिक कैनाल, क्योंकि ऑप्टिक नर्व यहाँ से पास होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, देखिए। अब देखिए ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड है, ठीक है, और ये क्लिनर प्रोसेस है, और उसके साथ आप देखें ये है फोरामेन। अब देखिए फोरामेन में से अंदर से डाल रहे हैं, ये क्या है, ये ऑप्टिक कैनाल है, और ये देखें आपके ऑर्बिट में आ गया। देखिए ऑप्टिक कैनाल, देखिए ये ऑप्टिक कैनाल है यहाँ से, ठीक है। और ये आपने अभी देखा क्या, ये क्योंकि अभी फ्रेश स्कल है ना, लेकिन फिर भी मैं इसमें डाल देता हूँ, ये नोज से निकल आएगा।
ये एक्चुअली क्या जा रही है, ये एक्चुअली ऑल्फैक्टरी नर्व जा रही है, आप देख सकते हैं। समझ गए? तो ये दो फोरामिना और दो नर्व्स हैंडल कर दिया आपने और इनकी लोकेशन से आपने यहाँ पे बताई। अब देखिए दूसरा, अब देखिए ये मैंने ये अभी क्या बताया था, ये आपको लेसर विंग ऑफ स्फिंक्टर, और ये बाकी ये सारा कुछ क्या है, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिंक्टर। जब तक सुचर ना आ जाए, और सुचर आ गया ना तो उसका ये पेटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन शुरू हो गया, और साइड से आप देखेंगे कि इसका पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन शुरू हो जाएगा। ये इसका मकसद है कि फ्लोर ऑफ योर मिडिल क्रेनियल फोसा इज नॉट 100% फॉर्म बाय ग्रेटर विंग ऑफ स्फिंक्टर। जहां जहां तक आपको फोरामिना नजर आ रहे हैं ये ग्रेटर विंग है बहरहाल, लेकिन बाद में ये देखिए ना, ये ट्रांसल्यूसेंट कैसे है, देखिए रोशनी देखें आप यहाँ पे, इससे आपको अंदाजा होगा कि टेरियन कितना वीक होता है। और ये जो है ये एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि ये लेसर विंग है, ये ग्रेटर है। लेसर ग्रेटर आपस में जुदा होते हैं, ज्वाइंट नहीं होते। आपकी नज़र तो नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा इसको ऐसे टेढ़ा करें और ये देखें, ये रोशनी नज़र आ रही है आपको, ये फोरामेन के फिशर, ये देखें दूसरी तरफ से भी ये देखें फिशर। इसमें से तुम ये पास करें आप नीडल, यहाँ से वायर पास करेंगे, ये आ गया किधर, ऑर्बिट से, ये ऑर्बिट में आ गया है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहाँ है, यार लेसर और ग्रेटर के बीच में। तो यहाँ आप रुकेंगे और बताएंगे कि ये ग्रेटर और लेसर किधर है। अब यहाँ पे देखें कि ये ग्रेटर और लेसर यहाँ है, ये देखें, ये इसमें आपको नजर आ नहीं रहा है वैसे, लेकिन आप इसमें अंदर हाथ डालेंगे तो ये आएगा, और ये ग्रेटर और लेसर के बीच में। अब आप उसका नाम डालेंगे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। वेयर इट इज प्रेजेंट ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द लेसर विंग फ्रॉम द ग्रेटर विंग, कम्युनिकेटिंग टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, टू इंपॉर्टेंट फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा विद ऑर्बिट। और ये फोरामेन मैग्नम के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर जहाँ से पास होते हैं, और ये बड़ा आता है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि नर्व अब ऑर्डर में और दो अब कर चुके हैं ना आप, तीसरी भी इधर ही से, चौथी भी इधर ही से, पांचवी भी इधर ही से, और छठी भी इधर ही से। अब अंदाजा लगाएं, 12 में से 4 क्रेनियल नर्व्स। क्यों? क्योंकि आई बॉल के ऊपर आपको पता है नर्व निछावर की गई हैं, और जबकि दूसरी नर्व के लिए उसको अलग ही एक रास्ता दिया गया है ऑप्टिक कैनाल, वो भी इसी के लिए। लेकिन क्योंकि पांचवी नर्व एक्चुअली ट्राइजेमिनल है, उसकी 3 जेमिना हैं, 3 हेड हैं उसके, एक ऑफ्थेल्मिक है, एक मैक्सिलरी है, एक मैंडिबुलर है। तो जहां जाने वाली सिर्फ ऑफ्थेल्मिक है, क्योंकि ऑफ्थेल्मिक आई के लिए, मैक्सिलरी इधर नहीं जाएगी, मैंडिबुलर भी नहीं जाएगी। तो ये दोनों किधर जाएंगी? इन दोनों के लिए इनसे पीछे तुम्हें 2 फोरामेन बनाने होंगे, क्योंकि नर्व सेम है, 3 हेड बना रही है ना, ऐसे करके ये सीधा जाएगा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, लेकिन उससे पहले गिरेगी और मैक्सिलरी, और उससे भी पहले गिरेगी मैंडिबुलर। माने इसका मकसद ये हो गया कि यहां तुम इस जगह पे, मैं जानबूझ के जहां बना रहा हूं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, नजर नहीं आ रहा है वैसे आपको नीचे नजर आएगा थोड़ा सा, नहीं क्योंकि ऑब्लिक व्यू नहीं दिखाया, ये ऐसे है, ये क्या है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसके मोस्ट मीडियल एंड जो है यहां पर, जो थोड़ी वाइडर होगी और आस्ता आस्ता थोड़ा नैरोर हो जाएगा। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा पीछे आके थोड़ा लेटर आएंगे तो यहां एक और फोरामेन नजर आएगा, गोल रोटेटरी फोरामेन रोटेंडम। किसके लिए? वो जो ट्राइजेमिनल है उसके दूसरी डिवीजन के लिए। कौन? ये ऑफ्थेल्मिक, तो ये कौन सी होती होगी? मैक्सिलरी। तो ये मैक्सिलरी के लिए, मैक्सिलरी इसी से पास होती है, जिसका नाम है फोरामेन रोटेंडम। आते हैं दिखाता हूं कहां। अब नाम फोरामेन रोटेंडम, लोकेशन इन द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिंक्टर, जस्ट पोस्टीरियर लेटरल टू द मोस्ट मीडियल एंड ऑफ योर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। पैसेज डालेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, पोस्टीरियर लेटरल, ऐसे 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 ऐसे, इससे पोस्टीरियर लेटरल ऐसे एक और फोरामेन, फोरामेन ओवल मार्जिन है, फोरामेन ओवेली, ओवेली कहते हैं वैसे, आप ओवल कहते हैं कोई मसला नहीं, इसका भी फोरामेन ओवल फोरामेन। ये दोनों फोरामेन आए हैं, ये बिल्कुल कैनाल नहीं है, ये फौरन सुराख करके नीचे दूसरी तरफ जा रही। तो नाम फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल कहाँ है? ग्रेटर विंग ऑफ स्फिंक्टर में। किस जगह? पोस्टीरियर लेटरल टू द फोरामेन रोटेंडम। तो आपके एक ऑफ्थेल्मिक, ये मैक्सिलरी और ये मैंडिबुलर, और इसको मैंडिबुलर बड़ा मशहूर है ये फोरामेन ओवेल। तो ग्रेटर विंग ऑफ स्फिंक्टर में लाइन ऑफ फ्रैक्चर अगर यहाँ से गुजरती है तो आपसे पूछते हैं कि क्या डिफेक्ट हुआ होगा। तो पहले तो पता चले कि क्या इंजर हुआ है,
जाहिर है मैंडिबुलर नर्व, और मैंडिबुलर नर्व का पता होगा किस मसल को सप्लाई करती है, या क्या इसकी नर्व सप्लाई है, क्या इसकी सेंसरी इनर्वेशन है, वहाँ की चीज़ चली जाएगी तो नीचे लिखा हुआ होगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि फोरामेन ओवेल के क्रॉस अगर फ्रैक्चर हो गया तो क्या प्रॉब्लम हुआ है और पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ कंप्लेन लेके आपके पास पहुंचने वाला है। अंडरस्टैंड? तो ये फोरामेन ओवेल इस तरीके से यहाँ पर होगा। अब इसका मकसद ये कि ये और ये दोनों, अब थोड़ा सा और भी लेके आते हैं, चलो। इसका मकसद ये है कि ये और इससे थोड़ा पोस्टीरियर लैटरल और भी एक फोरामेन है, तो ये इस तरीके से ये क्रिसेंट में होते हैं, ये सारे लैंडमार्क्स देख रहे हैं यहाँ पे। पहले ये देखें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये फिर रोटेंडम, फिर ओवेल, फिर ये इसको हम कहते हैं फोरामेन स्पाइनोजम। इधर हाथ लगाएंगे ना, इतना स्मूथ होता है, आप पागल बना रहे हैं। कहूँ कौन सा स्पाइन है इधर कि मैं स्पाइनोजम कहूँ? इसका स्पाइन जो है वो बेस पर है, यानी ये जो सुराख इधर नजर आ रहा है बेस पे भी तो नजर आएगा ना, जाहिर है आर पार होगा ना, किसी जगह तो खुलेगा ना। वो जब हम इसको बेस ऑफ स्कल पे खुलता हुआ देखते हैं तो वहां एक स्पाइन होता है, उसके बेस में खुलता है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया है फोरामेन स्पाइनोजम। और यही वो फोरामेन स्पाइनोजम है जिससे अंदर इंटर होती है वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। बड़ा मशहूर है ये फोरामेन, इस वजह से भी वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जिसको हम टेरियन पे अभी जख्मी कर चुके हैं, जिसको एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज कराती है टेरियन की इंजरी के साथ, वो आर्टरी इससे इंटर होती है, क्योंकि आर्टरियां तो बाहर से आएंगी ना, जाहिर है वो तो हार्ट की ब्रांचेस होंगी, वो तो वहीं से आएंगी। एओर्टा की किसी न किसी ब्रांच की कोई ना कोई ब्रांच की कोई ना कोई ब्रांच होगी, क्योंकि अगर मैं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को पीछे ले जाऊँ ना, अगर कि मैं आपको बताऊँ ना कि उमन ने एनाटमी उस स्टूडेंट की अच्छी है जो आर्टरी को बैक ले जाए और वेन को आगे ले जाए, यानी बैक ले जाए, जैसे मेरे यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, अब मैं इसको वापस लेके आखिर में ब्लड यानी शुरू से ब्लड की ओरिजिन क्या होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल। और कौन? सारी दुनिया का ब्लड उधर ही से आता है। तो यहाँ से तुम्हारी क्या मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को बैक करोगे तो ये कहाँ जाके निकली होगी? आई कहाँ से होगी? बेस ऑफ स्कल से, और उधर होती है बड़ी मेजर आर्टरी जिसका नाम है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की कम से कम कोई 1.5 दर्जन ब्रांचेज है। वो मैक्सिलरी आर्टरी कहाँ है? बेस ऑफ स्कल पे। तो मैक्सिलरी आर्टरी फिर किसकी ब्रांच है? वो एक्सटर्नल कैरोटिड की टर्मिनेटिंग ब्रांच है, वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस, एक्सटर्नल कैरोटिड। तो एक्सटर्नल कैरोटिड किसकी? कॉमन कैरोटिड की। कॉमन किसकी? आर्च ऑफ एओर्टा की। आर्च ऑफ एओर्टा किसके साथ कंटिन्यूस? असेंडिंग के साथ। और असेंडिंग कहाँ से निकला हुआ है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ब्लड इधर से आएगा। तो आपने रिटर्न किया तो ये आर्टरी कुछ चौथी जनरेशन की आर्टरी होगी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ इस तरीके से आप देख रहे हो, तो ये जो पूरा एरिया देख रहे हो यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे मिडिल क्रेनियल फोसा में, ये इतने ज़्यादा फोरामेन होने की वजह से थोड़ा वीक भी होता है, और वीकर होने की वजह से इसके फ्रैक्चर्स भी खासे कॉमन होते हैं, और ये ट्राइजेमिनल के सेंसरी डिविजन्स को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें मैंडिबुलर भी और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होंगी। अब यहाँ पर आप देखें इसको, सी है, अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था ये था क्या? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, लेकिन थोड़ा पीछे आ गया यहाँ पे, और ये है कौन? फोरामेन रोटेंडम, और इसके अंदर आप डाल देंगे, और ये कहाँ ज़ाहिर होगा? बेस ऑफ स्कल। आप सर ज़ाहिर तो नहीं हुआ, ये इसलिए ज़ाहिर नहीं हुआ है क्योंकि बहुत छोटे से फोसा में चला गया है जिसका नाम है टेरिगो पैलेटाइन फोसा। ये मैं आपको टेबल पे बिठा के दिखाऊंगा, ये यहाँ नहीं समझ में आएगा, ये वहाँ करेंगे और उधर उसको फोकस करके यहाँ वीडियो बना लेंगे उसकी, ये फिर हम DSLR से बना लेंगे। तो ये क्या है? ये फोरामेन रोटेंडम है ये, लेकिन इससे थोड़ा पोस्टीरियर लेटरल आ गए तो क्या था? ओवेल था। ये फोरामेन रोटेंडम है, ये वाला, ये नहीं, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था, ये फोरामेन रोटेंडम है। और थोड़ा पीछे आ गए तो ये फोरामेन ओवेल, और ये फोरामेन ओवेल सीधा कहाँ गया? बेस ऑफ स्कल पे। और यहाँ कौन सा फोसा था? इंफ्राटेम्पोरल फोसा। तो वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा, इसका मकसद है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जाने, इसका मकसद ये है कि ये जो मैंने यहाँ पिन पास की है ये दरअसल कौन सी नर्व है? मैंडिबुलर नर्व, और मैंडिबुलर नर्व मिडिल क्रेनियल फोसा से सीधे किधर आती है? इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। तो ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। अब इसको थोड़ा सा लेटरली लेके एक छोटा सा फोरामेन और दिखाते हैं, ठीक है ना? ये स्पाइनोजम, ये फोरामेन स्पाइनोजम है, बहुत थिन सा फोरामेन है, ये फोरामेन स्पाइनोजम है। ये फोरामेन स्पाइनोजम इधर से जो आपको यहाँ पास कराया है, देखिए ये भी और भी पास हो गया, ये बाहर आ गया, ये भी किधर जाएगा? ठीक है, बेस ऑफ स्कल पे, ये देखिए आ गया बेस ऑफ स्कल, देख रहे हैं, ये बेस ऑफ स्कल पे आ गया। ये ऐसे ही आया है जैसे फोरामेन ओवेल आया था, देखिए फोरामेन ओवेल में डाल देते हैं, चलो ये देख लें, ये भी इसके अंदर,
अब देखिए ये फोरामेन स्पिनोजम को हाथ लगाओ तो स्मूथ, लेकिन आप देखें ये देख रहे हैं आप, ये कितना शार्प स्पाइन है, ये देखें आप इसको, ये इस स्पाइन के देखो बेस में से निकला है ये, इसलिए इसका नाम है फोरामेन स्पाइनोजम। और यहां से दरअसल हम निकले हैं, एक्चुअली यहां से लोग जाते हैं, कौन जाता है? हाँ, स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड इसका नाम है, ये स्फेनॉइड बोन का हिस्सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एम्ब्रियोलॉजी में बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड, ये स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो ये मिडिल क्रेनियल फोसा के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी मिडिल क्रेनियल फोसा सही मानों में खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा देख लें और आप, तो इसको खत्म करते हैं आज। और ये ऐसा चलते चलते आप आ गए कहाँ? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे, और आपको बताया गया है कि मिडिल क्रेनियल फोसा का खेल खत्म है इधर। इससे ऑनवर्ड जो पीछे जाएंगे और आप ऐसे स्लोप से आएंगे तो ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। लेकिन ऐसा चलते चलते जैसे ही आप आगे आ गए और यहां पता चला कि ये है क्या? मिडिल क्रेनियल फोसा का मिडिल पोर्शन, स्फेनॉइड बोन की बॉडी, और ये इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको जोड़ने नहीं दिया गया, दूसरे से जुदा रखा और बीच में ये आ गया, और बीच में तो आ गया, लेकिन आगे ग्रेटर विंग ने भी इसको इतनी जगह नहीं दी, इतना बड़ा सा एक गैप आ गया है इसके अंदर। ये देख रहे हैं कहां? एंटीरोमीडियल टू द पेक्स ऑफ द पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन देयर इज अ गैप, जिसकी मार्जिन स्मूथ है, ऐसे जैसे सबकी थी कि ब्रोकन है, लेसिरेटेड है। लेसिरेटेड होने की वजह से इसका नाम पड़ गया है फोरामेन लेसिरम। और इस फोरामेन लेसिरम का दूसरा नाम हो जाता है, आगे चल के बताऊंगा, इसको थोड़ा एलोबोरेट करूंगा आगे, आज टाइम नहीं है। तो इसको हम कहते हैं यहां पर कैरोटिड कैनाल भी, क्योंकि इसी से दाखिल होती है ऑल इंपॉर्टेंट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और इससे आपके ब्रेन की मेजर सप्लाई अंदर एंट्री लेती है। और मेजर सप्लाई सिर्फ ब्रेन की क्यों, यहां से टर्न करके जब यहां से आएगी तो आगे से इसको भी सप्लाई करते हुए एक ब्रांच फेंकती जाएगी, किसको? ब्रेन को, बाद में पहले आई को, क्योंकि आई का रास्ता पहले आ जाता है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी वो ऑप्टिक कैनाल से अंदर इंटर हो जाएगी, क्यों? ऑप्टिक कैनाल में पहले ही ऑप्टिक नर्व भी इंटर है, ये भी इसके साथ, और उसके बाद स्ट्राइक करेगी कहाँ? ब्रेन को, और ब्रेन से बाइफर्केट हो जाएगी, एक मिडिल सेरिब्रल तो एक एंटीरियर सेरिब्रल, पोस्टीरियर अलग है, वो इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच नहीं है। तो दिस विल बी एक्चुअली कार्डिया, तो इसको हम फोरामेन लेसिरम कहते हैं। और फिर ये है आपका सेंट्रल पोर्शन किसका? बॉडी ऑफ स्फेनॉइड का। और बॉडी ऑफ स्फेनॉइड में अगर आप देखेंगे ना तो ये जगह ऐसे है जैसे मेरा हाथ है, लाइक दिस, ऐसे जैसे हाथ में ना, हाथ मतलब है कि ऐसे, ये पोस्टीरियर, ये मिडिल और ये एंटीरियर, और ये जो अंदर गैप आपके दिए ना, इसको हम सीधा भी कर सकते थे। अगर सीधा करते तो ब्रेन तो ऐसे बैठ जाता है इस पे, और ब्रेन के अंडरनीथ अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आए तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को तो ब्रेन दबा ही देगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपने आप के लिए एक, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने एक कैविटी दे दी है, उसको बोला कि अंदर आप चले जाओ और ब्रेन का अब वजन आप पे भी नहीं पड़ेगा। तो वो फोसा किसके लिए क्रिएट किया गया है? तो इसका नाम है पिट्यूटरी फोसा। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं हाइपोफिसिस सेरिब्री, क्योंकि वो सेरिब्रम से लटका हुआ होता है, इसलिए इसका नाम है हाइपोफिजियल फोसा। और जब हाइपोफिजियल फोसा तुमने ऐसे उठाया, ऐसे किया, तो एंटीरियरली, जैसे मेरा हाथ है ना ऐसे, तो एंटीरियरली थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, और पोस्टीरियरली ऐसे थोड़ा सा सीट की तरह होगा, जैसे सीट होती है ना हमारी, सीट नहीं, जैसे जैसे हमारी कुर्सी की बैक होती है। तो इसमें अगर कोई अंदर बैठ गया तो आगे उसके चेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ये ट्यूबरकल जैसा उभरा हुआ हिस्सा, और अगर चाहे तो पीछे उसको सपोर्ट भी मिल सकती है, ऐसे जैसे कुर्सी पे बैठा हुआ है। और ये जो अंदर है ये क्या है? हाइपोफिजियल फोसा। तो आगे ट्यूबरकल है और पीछे ये डार्सल एरिया है, तो कुर्सी जैसी हो जाती है ये। और ये कुर्सी ज़ाहिर है, उसको लेग्स तो नहीं है कुर्सी को, लेकिन इस किस्म की कुर्सी जैसी चीज़ आप हॉर्स बैक पे रख सकते हो, जहां आप बड़े कंफर्टेबल बैठ सकते हो, भले आपको 10 घंटे ही क्यों नहीं हॉर्स राइडिंग करनी पड़े। और ऐसी हॉर्स पे बैठने वाली उस चीज़ का हम कहते हैं नाम सेडल। सेडल होता है ना ये। और सेडल का दूसरा नाम है सेला। सेडल ज्वाइंट सेलार ज्वाइंट्स पे कहलाते हैं, पटेला वाला और फीमर आपने देखा होगा ना, इसलिए इसका भी नाम है सेला। और सेला, ये वाला सेला, ये डिजाइन यूज करते थे वो मंगोल टर्क्स, वो अपने घोड़ों पे इस तरीके से करते थे, क्योंकि वो आपको पता है वो चलते थे, काबुल से चलते थे सीधा दिल्ली पे अटैक, तो वो 10-10, 12-12 घंटे वो राइडिंग, वो उसमें सो भी जाते थे, वो सब कुछ ऐसे ही चलते। तो इसलिए वो सेला उन्होंने ऐसा डिजाइन किया हुआ था, और इसलिए ये भी सेला इसी डिजाइन के साथ है, इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज जस्ट लाइक द सेला ऑफ द टर्क्स, मंगोल टर्क्स, इसलिए इसका नाम पड़ गया है
द सेला टर्सिका। दिखाता हूं। तो आगे वाला जो है ये टुबरकिल किसका? सेला का टुबरकिल, तो नाम पड़ जाता है टुबरक्यूलम सेली। और पीछे डार्सम है, किसका डार्सम? सेला का डार्सम, नाम पड़ जाता है डार्सम सेली। और बीच में कौन? पिट्यूटरी फोसा। तीनों को मिला के कहते हैं सेला टर्सिका। ये समझ गए? ये देखिए यहां पर, फिर दिखाता हूं इधर। और ये है यहां पर, ये देखिए ये डिप्रेस्ड एरिया है, लेकिन आगे देखिए ये टुबरकिल है। और पीछे देखें ये तो जाहिर है अब यहां से खड़ा नहीं है, मैं यहां दिखाता हूं आपको, ये इधर है यहां पर, तो जस्ट लाइक अ सीट। और ये यहां पर है। ये तीनों को मिला के कहते हैं क्या? सेला टर्सिका। ये जो आगे टुबरक्यूलम सेली है ना, इसके आगे ये लिम्बस था ना, लेकिन लिम्बस और टुबरक्यूलम सेली के बीच में एक सल्कस भी होती है। इस सल्कस को थोड़ा सा देखें। अब सल्कस के दोनों साइडों पे क्या होगा? ऑप्टिक कैनाल। कौन आ रहा होगा इधर से? ठीक है, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व ऐसे जब आती है तो वो जो मीडियल फाइबर, इनके फाइबर्स को तुम दो हिस्सों में बांट सकते हो, ये इसके मीडियल फाइबर, ये इसके लेटरल फाइबर। ये इसके मीडियल, ये इसके लेटरल। ये रेटाइना के एक मीडियल साइड से आते हैं, एक लेटरल साइड से। जो मीडियल वाली होती है वो नोज की तरफ वाली होती है, तो नेजल फाइबर। और जो लेटरल वाली होती है वो टेम्पल की तरफ होती है, तो टेम्पोरल फाइबर्स। तो इनके नाम ऐसे भी डाल सकते हो। ये जैसे बाहर आती हैं, इनके नेजल फाइबर्स फौरन क्रॉस करते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, टेम्पोरल नहीं करते। ऐसी चीज को कियाज्मा कहते हैं। ये आपने देखे ना, वो म्यूसिस 1 में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लॉन्ग आर्म्स कैसे आपकी क्रॉस हो जाती है, तो कियाज्मा स्टेज कहते हैं ना इसको। ये कियाज्मा है, पार्शियल डिकसेशन। ऐसे कियाज्मास को कहते हैं, इसको ऑप्टिक कियाज्मा। तो ऑप्टिक कियाज्मा में क्या होता है? नेजल फाइबर्स क्रॉस होते हैं। वो नेजल फाइबर जब क्रॉस होते हैं तो डबल फाइबर जब यहां क्रॉस होंगे तो वो एरिया डिप्रेस्ड हो जाती है, सल्कस बन जाती है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है सल्कस कियाज्मेटस। तो ये मिडिल एरिया में 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें मिली आपको, सल्कस कियाज्मेटस, टुबरक्यूलम सेली, पिट्यूटरी फोसा और फिर डार्सम सेली। और जो डार्सम सेली है, क्योंकि सीट है ना, जैसे कुर्सी की सीट होती है ऐसे रेक्टेंगुलर, तो उसके दो सुपीरियर लेटरल एंगल्स भी तो होती होंगी ना, उन जगहों पर फिर ये सुपीरियर लेटरल एंगल्स पर दिखाता हूं, ये थोड़े से टुबरकिल्स होते हैं। फिर क्लिनॉइड प्रोसेस, जिसके बिल्कुल अपोजिट में ऐसे, वो इंटीरियर, तो ये पोस्टीरियर, तो इनको पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो ये 4-5 लैंडमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको यहां पर देखें तो क्लास खत्म करते हैं। ये आप यहां देख सकते हो, ये मिडिल पोर्शन है इसका। ये बीच में जो डिप्रेस्ड एरिया है, क्या है? ठीक है, एपोफिजियल फोसा। और ये जो है ये टुबरकिल, और टुबरकिल के आगे ये सल्कस कियाज्मेटस। और ये पीछे ये देखिए, ये भी टूटा हुआ है अभी, तो ये डार्सम सेली। और इसके दो सुपीरियर लेटरल एंगल्स पे क्या, ठीक है। और इसके साथ चले लगे, या तो ये भी कर लो कि ये साइड से देख रहे हैं, ये डिप्रेस्ड एरिया इससे के बॉडी ऑफ स्फेनाइड के दो तरफ, यानी पिट्यूटरी फोसा के दो तरफ, ये पिट्यूटरी फोसा के दो तरफ ये क्या है? डिप्रेस्ड एरिया है। ये डिप्रेस्ड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें होगी ये, क्योंकि इसको यूज कम किया है। ये पकड़ना, ठीक है। ये थोड़ा देख लें इसको, फिर आप दोबारा। ये देखिए, ये उभरा हुआ है अभी ये भी टूटा हुआ है, लेकिन आप ये देख सकते हैं। ये क्या होंगे? पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस, ये पिट्यूटरी फोसा। और ये देख रहे हैं सल्कस कियाज्मेटस और ये टुबरक्यूलम। और ये जो साइड से हैं, ये ग्रूव्स हैं अभी, तो समझ, ये ग्रूव्स हैं, यानी यूँ समझ लो कि स्पेसेस हैं एक तरह से, थोड़ी सी कर्व्ड है, ये ग्रूव है। अब देखो ये यहाँ से एडहेरेंट, यहाँ क्या होगा? ड्यूरामीटर। और ड्यूरामीटर यहाँ से उठते हुए इधर आ गया तो अंदर नहीं जाता है, इनके ऊपर से ऐसे रूफ बनाता हुआ जाएगा। अगर रूफ बनाता हुआ गया तो ये पिट्यूटरी फोसा क्या इसके फ्लोर के साथ टच करता हुआ जाएगा कि छत बनाता हुआ जाएगा? इसके ऊपर छत बनाता हुआ जाएगा, क्योंकि ये देखिए, ये इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है। यहाँ से जब मैं उठाऊंगा तो ये साइड से जो ग्रूव्स हैं, क्या इनकी छत नहीं बनाएगा क्या ये? तो इसका मतलब है कि इस ग्रूव की जो फ्लोर और लेटरल वाल है, सॉरी फ्लोर और मीडियल वाल है, वो तो बोनी है, लेकिन लेटरल वाल और छत जो है वो तो सॉफ्ट टिश्यू होगी ना, तो एक साइनस क्रिएट हो जाएगा, समझिए। और साइनस में तुम वीनस ब्लड डाल दोगे, किसका? ब्रेन टच कर रहा है तो उसका भी डाल दो, और सीधा तुम्हें ऑप्टिक कैनाल और सुपीरियर ऑप्टिक फिशर में लग रही है तो आई बॉल से भी वीनस ड्रेनेज ले लो, वो भी इसी में डाल दो, और बहुत सारी और भी चीज़ें इसमें डालोगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और नेचर ने इसको प्रेशर से बचाने के लिए क्या किया है? वही काम किया है जो आपने वो देखा था पेनिस के अंदर कैवर्नस बनाते हुए, चीज़ों को देखा था स्पॉन्जी बनाते हुए, क्योंकि कंपार्टमेंटल बनने की वजह से उसका क्या हो जाएगा?
अगर ब्लड ज़्यादा आ गया तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा वाल्स पे। तो ये जो जगह आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाली, ये जो साइड है, इसके ऊपर जैसे छत चढ़ जाएगी वो छत इस पर भी सेम ही होगी। तो यहाँ पर ये जो होगा वो इसके साथ इस तरीके से ये कंपार्टमेंटल साइनस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ये कंपार्टमेंट्स किसने दिए होंगे? सेप्टा, ड्यूरामीटर ने दिए होंगे। और अंदर क्या साइनस से फुल साइनस, सिंगल साइनस होगा कि मल्टीपल चेंबर्स बन जाएंगे? ऐसे साइनस को कहते हैं कैवर्नस साइनस। बड़ा मशहूर साइनस है ये, और इसलिए नहीं मशहूर है कि वो कैवर्नस है, मशहूर इसलिए है क्योंकि ये साइड जो आपको चल के दिखाएंगे, तो साइड में जो भी नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तक पहुंचती है वो इसके लेटरल वॉल में से गुजरते हुए पहुंचती है। इसलिए कहते हैं कि कभी इसका थ्रोम्बस अगर हो गया ना तो पहले काम ये होगा कि इन 4 क्रेनियल नर्व्स पे असर पड़ेगा। इसको कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसको इससे बचना होता है क्योंकि फिर इसकी ट्रीटमेंट बड़ी मुश्किल है। ऑन आइदर साइड ऑफ द पिट्यूटरी फोसा, सेला टर्सिका चले, roofed by the durameter, and the same roof which is forming the roof of your pituitary fossa also, or roof of your sella turcica also, उसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये अगर मैंने रूफ चढ़ा दिया तो इस रूफ ने पर्दा कर दिया, ये रूफ ने पार्टीशन बना दी, रेस्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी को जुदा कर दिया। किससे? सेला टर्सिका से। तो ये बन गया ना एक डायफ्राम। किसका डायफ्राम? सेला का डायफ्राम। इसलिए उसको हम कहते हैं डायफ्रामा सेली, सेला का डायफ्राम। किस वजह से बना है? इससे क्या हो गया? इससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोटेक्टेड हो गया और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन होगी। ऐसे नहीं कि स्टॉक खत्म हो जाएगा, वो होगा, उसमें स्टॉक लगी हुई होगी, लेकिन यह है कि प्रेशर नहीं पड़ेगा उस पर। और साइड में तुम्हें लगे हाथों 2 बोनस में साइनसेस भी मिल गए, और वो कैवर्नस साइनसेस हैं। इसको आगे करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।